हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस पथेरिया पे। और मैं आपका दोस्त रवि। और आज हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बढ़ेंगे और इस लेक्चर के अंदर वेव ऑप्टिक्स की बातें करेंगे। विद इन 2 और 3 डेज हम कंप्लीट पीवाईक्यू 11th और 12th के कवर कर देंगे। और इस कंप्लीट पीवाईक्यू की सीरीज में आपको एक फायदा जरूर होगा कि इसमें आपको कंसेप्ट का पता चलेगा, क्वेश्चन की स्ट्रेटजी का पता चलेगा, और साथ साथ में प्रत्येक वीडियो के अंदर इस बात का 100% ध्यान रखता हूं कि कैसे क्वेश्चन को 1 मिनट से भी पहले सोल्व कर लिया जाए। वो ट्रिक्स बताता हूं, वो शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूं, और जो एक आध क्वेश्चन आता है जो लंबे मेथड से होता है उसकी भी कोशिश रहती है कि उसको कम टाइम में आपको आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए। इसलिए आपको नीट के लिए बहुत बहुत बधाई हो और सभी को बेस्ट ऑफ द लक। और अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि जल्दी से आप उसको जो है कवर अप करें। और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है कि सारे के सारे जो है डॉक्टर बने, और मेरी शुभकामनाएं हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और इससे पहले चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमें ऐसे ऐसे वीडियो डालने का और मोटिवेशन मिले। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई पैसा नहीं ले रहा हूं। इसके बाद भी हम नीट का कंप्लीट कोर्स लेके आएंगे, उसका भी कोई पैसा नहीं लेंगे। उस अब की बार जो लेके आएंगे उसके साथ केमिस्ट्री भी होगी और फिजिक्स भी होगी, दोनों एक साथ चलेंगे। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स का। द विच वन ऑफ द फ्लोइंग फिनोमिना इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द हाइजन कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट। हाइजन्स का जो प्रिंसिपल था, हाइजन के प्रिंसिपल को 2 पॉइंट में डिवाइड किया गया था। पहला पॉइंट उसका कहता है कि जब भी आप किसी वेव जो हमारे पास कोई भी पॉइंट अगर वेवलेट्स पर लोगे तो वो किसका काम करेगा? सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स का काम करेगा। दूसरे पॉइंट में उसने कहा था कि उस पूरे के पूरे वेव्स के ऊपर आप 3 डॉट बनाइए और उनके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। अगर उन सर्कल्स का ड्रॉ करोगे ना, उनका जो कॉमन टेंजेंट होगा, मान लिया जाए ये सर्कल बना लिया, एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा, इनका जो कॉमन टेंजेंट है ये आपको नया वेव फ्रंट दे देगा। ठीक है। पहले पॉइंट में क्या कहा कि प्रत्येक पॉइंट वेव फ्रंट पे जो सेकेंडरी सोर्स का काम करेगा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ वेवलेट्स का काम करेगा। अब उस पे पॉइंट बना के आप सर्कल को ड्रॉ कर दीजिए जिसकी रेडियस है r इज इक्वल टू सी इंटू टी, और इसका कॉमन टेंजेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो क्या देगा? आपका नया वेव फ्रंट। अब क्वेश्चन यहां पे ये राइज होता है कि ये कॉमन टेंजेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही क्यों लिया, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों नहीं लिया? इस पे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूं साथ में, क्योंकि बैकवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी अलाउड नहीं है। बैकवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी अलाउड नहीं है, इसलिए ये कॉमन टेंजेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, ये रीजन दिया गया था। तो आपको रीजन नहीं पता होगा, मुझे भी मालूम है, आपको बता दिया गया है इसलिए। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप क्यों कॉमन टेंजेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेते, क्योंकि बैकवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी अलाउड नहीं है। ठीक है। इसके बाद इसने रिफ्रैक्शन का फिनोमिना भी एक्सप्लेन किया, डिफ्रैक्शन का फिनोमिना भी किया, रिफ्लेक्शन का भी किया, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा अलग से ही दिखाई दे रहा है, इसकी कोई बातें यहां पे नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव इन अ मटेरियल इज। कोई आपको लाइट वेव दे रखी है और उस लाइट वेव में आपको फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर दी, दैट इज, एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻14 हार्ट्स, एंड वेवलेंथ, साथ में आपको वेवलेंथ दे दी, एंड वेवलेंथ इज 5000 एंगस्ट्रॉम। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल विल बी। अब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल बताना है तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला किसकी टर्म में एक्सप्लेन करना होगा? पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला आपके पास किस टर्म में होना चाहिए? वो वेवलेंथ की टर्म में होना चाहिए। अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला कंप्लीट वेवलेंथ की टर्म में है, अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है? c बाय में v के बराबर होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो v है ये किसके बराबर होगा? फ्रीक्वेंसी गुणा में वेवलेंथ। ये फार्मूला भी आपको पता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम्स आउट टू बी ए c डिवाइडेड बाय में f इंटू लैम्बडा। c की वैल्यू कितनी? 3 गुणा 10 की शक्ति 8 डिवाइडेड बाय में फ्रीक्वेंसी कितनी? 2 गुणा 10⁻14, और वेवलेंथ कितनी दे रखी है? 5000 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम को किस में बदल लीजिए आप? मीटर में। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 10⁻−10 से, तो जो उत्तर बन के आएगा वो आपके सामने होगा। तो इस प्रकार से आप इसके जो सॉल्यूशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस के आंसर आएंगे आपके सामने कि जैसे आपको दिखाया गया है कि म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, और वी को लिख सकते हैं एफ इंटू लैम्बडा के बराबर। तो इस प्रकार से आपको बार बार जो क्वेश्चंस हैं वो अप्लाई जो सोल्व करने होंगे, और ये सब प्रैक्टिस से होगा। विदाउट प्रैक्टिस जो है कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 3, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी एन। आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दे रखी है और जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एन के बराबर है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रीक्वेंसी एन एंड वेवलेंथ लैम्डा ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी v इन एयर एंड एंटर्स इन ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर है? म्यू के बराबर है। द फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी की बात करा, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द ग्लास स्लैब विल बी। अब इसने क्या कहा, एक लाइट है वो सबसे पहले एयर में है, ये कौन है? ग्लास की स्लैब है, या एयर से इसमें एंटर कर रही है, तो इसने किस किस की बात की? एक तो फ्रीक्वेंसी की, एक वेवलेंथ की, और तीसरा इसने किसकी बात की है? वेलोसिटी की। तीनों की बात की है। अब आप एक बात ध्यान से रखिए कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। इससे पहले वाले लेक्चर में भी आपको ये बात समझाई गई थी कि फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, तो इसलिए वो कभी चेंज नहीं होती। यहां पे फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रखा है इसलिए उत्तर नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए सोर्स, वो कभी चेंज नहीं होती हर एक मीडियम में। तो यहां देखें n बाय म्यू है तो इसलिए ये उत्तर नहीं हो सकता, यहां भी चेंज कर रखे इसलिए भी उत्तर नहीं। या तो उत्तर ये हो सकता है या ये हो सकता है। पर दूसरी बात, जब आपको पता है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो म्यू का फार्मूला किसके बराबर होता है? c बाय में v के बराबर। तो वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी? ओरिजिनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय म्यू, इससे डिक्रीज हो जाएगी। मतलब उत्तर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का v बाय म्यू। यहां पे भी है, यहां पे भी है। अब बात करते हैं वेवलेंथ। जब आपको पता है कि म्यू का फार्मूला किसके बराबर होता है? c बाय v के बराबर, और इसको लिखा जा सकता है फ्रीक्वेंसी गुणा में वेवलेंथ। जो वेलोसिटी का रिलेशन है वही वेवलेंथ का रिलेशन है, मतलब वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी? लैम्बडा बाय में म्यू के बराबर हो जाएगी। अभी अभी इस क्वेश्चन को सोल्व करवाया है आपके सामने, देख लीजिए, ये रहा क्वेश्चन, c बाय एफ लैम्बडा। तो जो लैम्बडा का रिलेशन वही किसका? वेलोसिटी का रिलेशन है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है जितने से, उतने से ही वेवलेंथ चेंज होगी। अगर दोनों सेम गति से चेंज होगी तो उत्तर नंबर डी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है 1.33 के बराबर। जनरली आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया मिलेगा, बट आपको याद भी होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर? अब आपको पता होना चाहिए कि फिर से म्यू का फार्मूला किसके बराबर होता है? c डिवाइडेड बाय में v, और ये वेलोसिटी किसमें है? मीडियम के अंदर है। अगर ये वेलोसिटी इस मीडियम की मैं फाइंड आउट करूं तो आपके पास जो आंसर होगा वो क्या होगा? c 3 × 10⁸, और इस म्यू को नीचे लेके आओ, v को ऊपर, तो इस म्यू की वैल्यू है 1.33। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, लाइट ट्रेवल थ्रू ए ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस 1, जिस ग्लास प्लेट की थिकनेस किसके बराबर दे रखा है? t = 1, हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू है। इफ c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, द टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रेवल दिस थिकनेस ऑफ ग्लास। देखिए, अगर आपको यहाँ पे t के बराबर दे रखी है भाई, t, क्योंकि उत्तर t में है ना, इसलिए t के बराबर है। तो इस ग्लास स्लैब की थिकनेस क्या है? t के बराबर है। लाइट जो ट्रेवल कर ली है वैक्यूम में c, इस मीडियम में आएगी तो इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी। तो ये पूछ रहा कितने टाइम में ये ट्रेवल करेगी, बात यहां पे है। तो सीधी सी बात सोचिए, अगर मुझे इस t थिकनेस को कवर करना है, t थिकनेस को कवर करना मतलब ये क्या होगी हमारे पास? डिस्टेंस होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी किसके बराबर होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और हमें टाइम चाहिए तो किसके बराबर हो जाएगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। और इस डिस्टेंस को किसके बराबर लिखा है? t के बराबर लिखा है, तो t डिवाइडेड बाय में वेलोसिटी। यानी कि आपको सबसे पहले अपने माइंड को इस तरह से चलाना है कि एक ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस है हमारे पास t के बराबर। जब उसमें कोई रे ऑफ लाइट जा रही है तो किसी वेलोसिटी के साथ जा रही होगी, और वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वहां से टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी के बराबर होगा। अब हम अगर ये वेलोसिटी मिल जाए, कौन सी वेलोसिटी मिल जाए? जो इस ग्लास स्लैब के अंदर से है, वो वेलोसिटी मिल जाए तो हम यहां रखेंगे, उत्तर पा लेंगे। ठीक है, ये टाइम वाला है भाई, इसको बड़े टी से लिख देता हूं टाइम, और वो किस वाला है? थिकनेस वाला। अब ध्यान से देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का फार्मूला किसके बराबर होता है? c डिवाइडेड बाय में v। अगर इस v को निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा c डिवाइडेड बाय म्यू के बराबर। तो इस वेलोसिटी की वैल्यू इस फार्मूले में पुट करूं तो टाइम कितना हो जाएगा? दैट इज t थिकनेस, और यहां c, और ऊपर कितना हो जाएगा? म्यू। इस तरह से, तो म्यू t बाय c उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो सोल्व करने के लिए पहले आपके माइंड में स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूं कि देखो, ऐसे क्वेश्चंस पे आता है, क्यों आता है? क्योंकि आपको ऑप्टिकल जो पाथ होता है ना, उसके बारे में जनरली नहीं बताया जाता। ये सब ऑप्टिकल पाथ की बात कर रहे हैं जिसके थ्रू जा रहे हैं, तो वो बातें आपको नहीं बताई जाती, वो जनरली आप उसको एस्केप करके निकल जाते हो। जब ऐसे टॉपिक्स को एस्केप करके निकलते हो तो उन पे आ जाते हैं क्वेश्चन, जैसे यहां पे आ गया
फिर आपको प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं इसको बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से कवर करके आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको बेसिक से सोचना है। क्वेश्चन नंबर 6, ए स्टार विच इज एमिटिंग ए रेडिएशंस एट वेवलेंथ 5000, वो कितने के ऊपर एमिट कर रहा है? 5000 एंगस्ट्रॉम के ऊपर, वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, इज अप्रोचिंग द अर्थ विद वेलोसिटी, वो कितनी वेलोसिटी के साथ अर्थ को अप्रोच कर रहा है? 1.5 इंटू 10⁻⁴ समथिंग, ये दिया नहीं हुआ है, यहां पे कुछ ना कुछ पावर थी, अभी x के बराबर लिख दिया, तो यहां अभी कंप्लीट क्वेश्चन नहीं, मैं आपको तरीका बता देता हूं, उसके बाद आप मिला लेना। द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस एज रिसीव्ड, एक्चुअल में ये क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट का है, यहां का क्वेश्चन है ही नहीं, ये क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है। जब डॉपलर इफेक्ट आप साउंड के अंदर देखते हो, डॉपलर इफेक्ट एक लाइट में होता है, तो यहां पे डॉपलर इफेक्ट का ये क्वेश्चन है, हालांकि ये आपके सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट आउट ऑफ सिलेबस है। फिर भी मैं आपको यहां बता देता हूं कि डेल्टा लैम्बडा बाय लैम्बडा इज इक्वल टू वी बाय में सी के बराबर होता है। सिमिलरली डेल्टा एफ बाय में एफ, ये सब फार्मूले आपको पता होना चाहिए वैसे जनरली। डेल्टा लैम्बडा बाय लैम्बडा, अब ये क्या पूछ रहा है? चेंज इन वेवलेंथ पूछ रहा है, तो ये निकालना है। लैम्बडा की वैल्यू अगला दे रहा है, इस v की वैल्यू ये प्रोवाइड कर रखी, और c की वैल्यू आपको पता ही है, तो सीधा फार्मूला लगा के आप इसका उत्तर पा सकते हैं। बट ये आउट ऑफ सिलेबस है, डॉपलर इफेक्ट का है, ये जब टाइपिंग के दौरान मैंने टाइप के लिए प्रोवाइड किए तो डायरेक्ट ये जो उसके अंदर आ गया है, पर ये आउट ऑफ सिलेबस है, निकालने का तरीका आपको समझा दिया। The time taken by the sunlight to pass through a window of thickness, अब देखिए विंडो की जो थिकनेस है वो किसके बराबर है? 4 mm के बराबर है, ठीक है। Whose refractive index is, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, whose refractive index is, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां मिलेगा, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे दिया मिलेगा, ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली 3/2 होता है, 1.5 के बराबर, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 3/2 के बराबर है। अब ये क्या करना है? कितने टाइम में पास करेगा? अब जिस ऐसा ही क्वेश्चन अभी अभी करवा चुका हूं, कैसे करवा चुका हूं? मान लिया ग्लास की प्लेट है और इसकी थिकनेस इन्होंने कुछ ना कुछ दे रखी है, तो बाहर से जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो सी, जैसे इसके अंदर घुसेगी तो उसकी वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी? v के बराबर, सभी को पता है, क्योंकि मीडियम में जाने के बाद वेलोसिटी चेंज हो जाती है, तो हम वेलोसिटी निकाल ले जो मीडियम में आएगी, दैट इज c डिवाइडेड बाय v, v को निकालेंगे तो c डिवाइडेड बाय में म्यू, और c की वैल्यू कितनी है? 3 गुणा 10⁸ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 3/2, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁸ के बराबर आ जाएगा कौन? v, ये वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? ये होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर आपको टाइम निकालना है तो आपकी डिस्टेंस कितनी है? 4 mm, इसी को तो पार करना है, तो 4 गुणा 10⁻³ डिवाइडेड बाय में वेलोसिटी, वेलोसिटी है 2 गुणा 10⁸, इसको सोल्व करेंगे तो यहां आ जाएगा 2, ये ऊपर जाएगा तो -8 ही है, -3 ही है, तो 2 गुणा 10⁻⁻11 सेकेंड, 2 गुणा 10⁻⁻11 सेकेंड, ये उत्तर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, पहले भी रिपीट हो चुका, दोबारा फिर से रिपीट हुआ है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जरूर से रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द वैक्यूम इनटू मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है? 1.5, मतलब ये कोई ग्लास से बना हुई चीज है या ग्लास है, क्योंकि आपको पता है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 या 1.52 बोल सकते हो। तो द वेवलेंथ ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी, वेवलेंथ ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी, अब आपको पता है कि जब आप म्यू की बात करते हो तो वो किसके बराबर होता है? c बाय में लैम्बडा के बराबर, सॉरी c बाय में v के बराबर, v, और इस v को चेंज किया जा सकता फ्रीक्वेंसी गुणा में लैम्बडा। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ गया भाई? लैम्बडा के, ठीक है, लैम्बडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गई। ये बार बार फार्मूला आपको सिखाया जा रहा है, और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, मैं आपको बता दूं ट्रिक से क्वेश्चन आते हैं, जो लंबे चौड़े क्वेश्चन बड़े बड़े न्यूमेरिकल आपसे पूछने की उसको जरूरत नहीं है, ट्रिक से प्रश्न आएगा। अब यहां पे जो है, जब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, क्योंकि वो पहले किस में था? वैक्यूम में था, अब वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के बराबर है, और 1 से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया? 1.5 हो गया, मतलब बढ़ गया, तो वेवलेंथ क्या करेगी? घटेगी, क्योंकि इनवर्सली का प्रोपोर्शनल का रेशियो है, तो उत्तर क्या आएगा? स्मॉलर, ठीक है। वेवलेंथ के बीच और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तुम्हारे सामने रहा। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो वेवलेंथ स्मॉलर होती है, इसका मतलब लैम्बडा जो डैश होता है वो किसके बराबर होता है? लैम्बडा बाय में म्यू के बराबर, याद रखना, काम की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना।
जो नया लैम्बडा आएगा जब किसी मीडियम के अंदर आप रे ऑफ लाइट को एंटर करवाते हो तो उसकी जो नई वेवलेंथ है वो लैम्बडा बाय म्यू है। आज का दूसरा ही क्वेश्चन था जहां फ्रीक्वेंसी सेम थी, वेलोसिटी वी बाय म्यू था और लैम्बडा लैम्बडा बाय म्यू था, वो दोनों चीजें वहां भी आ चुकी हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पूरे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ बैठो, कॉपी पेन लेके बैठो। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नोट करनी होंगी और वो नोटेड जो चीजें हैं वो आपके डायरेक्ट पेपर में काम आएंगी। मैं गारंटीड बात ही आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9, द ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ इतनी, एक ग्रीन लाइट है और जिसकी वेवलेंथ है 5460 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इंसिडेंट ऑन एयर ग्लास इंटरफेस। अब इसने फिर से किस पे कहा, एयर ग्लास के इंटरफेस पे वो क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है। अब एयर ग्लास के इंटरफेस पे जो कर रही है, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, अब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर बता दिया, 1.5। ग्लास और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे भी आपको पता होना चाहिए जनरली, 1.5 और वाटर का 1.33। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द ग्लास वुड बी कितनी। अभी अभी आपको बताया कि नई वेवलेंथ किसके बराबर होती है, लैम्बडा बाय म्यू के बराबर होती है, बताया था। तो ग्रीन लाइट की वेवलेंथ यहां कितनी है, 5460। किसमें डाल दिया, 1.5 के अंदर। तो 5460 बटे 1.5 कर लो, तो 5460 एग्जैक्ट तो हो नहीं सकती। ठीक है, नन ऑफ दीज। इसके बाद इसको डिवाइड करके देखो कितना आएगा, जो भी उत्तर मिलेगा भाई आपका है तो ठीक है, नहीं तो नन ऑफ दीज लगा दीजिए। 5460 को 1.5 से, अभी अभी करवाया गया पार्ट है, लैम्बडा डैश इज लैम्बडा बाय म्यू। जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके बाद जो उसकी वेवलेंथ है वो कैसे चेंज होती है, लैम्बडा बाय म्यू। और वेलोसिटी भी कैसे चेंज होती है, दैट इज वी बाय म्यू, इस प्रकार से। ठीक है, ये तो डायरेक्ट आपको डिराइव भी करवाया है, म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी। ये वैक्यूम में है, ये मीडियम में है, तो मीडियम में क्या बन गई, ये बन गई। क्वेश्चन नंबर 10, द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड विद टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी रेशियो n। यानी कि दो कोहेरेंट सोर्स की इंटेंसिटी का रेशियो है, दैट इज I1 बाय I2 का रेशियो क्या दे रखा है, दैट इज n के बराबर। द इंटरफेरेंस पैटर्न, द रेशियो ऑफ I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम डिवाइडेड बाय I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम, इसका रेशियो बताना है। नीट 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया और ये सारे ही प्रीवियस ईयर के हैं, जब AIPMT होती थी और वो होता था तब। अब एक बात सोचिए, आपको सबसे पहले मैं आपको इंटेंसिटी का फार्मूला बताता हूं, याद रखना इंटेंसिटी का फार्मूला, दैट इज I1 पहले की इंटेंसिटी, I2 दूसरे की इंटेंसिटी, 2 रूट I1 रूट I2 इंटू कोस फाइव, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला। अगर मैं इसको मैक्सिमम बनाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी हो, तो कोस फाइव की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0, ताकि कोस फाइव किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। जब फाइव 0 तो कोस फाइव 1, मैक्सिमम इंटेंसिटी, और मैक्सिमम इंटेंसिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, I1 का रूट प्लस में रूट ऑफ I2 और इस पूरे का क्या कर दो, स्क्वायर ऑफ, ये किसकी वैल्यू आ गई, I मैक्सिमम की। ठीक है, कैसे, देखो फिर सोल्व करो, a का स्क्वायर I1, b का स्क्वायर I2, फिर 2 रूट I1 रूट I2 और cos फाइव कितना हो चुका है, 1 के बराबर, तो मैक्सिमम। अब इसी प्रकार इसको मिनिमम बनाना है, तो मिनिमम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस cos फाइव को -1 रखना होगा, और फाइव की वैल्यू 180 डिग्री के ऊपर होती है, कितनी, -1, तो cos 180 -1, तो इसलिए मैक्सिमम तो किस पे होता है, 0 पे। याद रखना यहां पे तो एंगल कितना बनाया, फाइव 0 डिग्री के बराबर, ये भी पूछ सकता है, तो ये कितना होगा, दैट इज रूट I1 माइनस, अब की बार आएगा माइनस का रूट I2 और पूरे का क्या होगा, स्क्वायर, इस तरह से। और ये किस पे है, दैट इज फाइव इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर, जब फाइव 180 पे है। ये सारी बातें आपसे पूछ सकता है, ये सारे फार्मूले आपसे पूछ सकता है, इसलिए आपको याद रखनी है ये बात सारी। अब आगे क्या करना, हमें बताना है इस रेशियो को I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम डिवाइडेड बाय I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम। ठीक है, अब यहां पे मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, देखो I मैक्सिमम, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, सिंप्लीफाई कुछ ऐसे कर सकता हूं, इसको कह सकता हूं कि रूट I1 डिवाइडेड बाय में I2। ठीक है, प्लस यहां क्या बचेगा, 1 बचेगा, और इस पूरे का क्या कर दिया हमने, स्क्वायर, इस तरह से कर दिया। और बाहर जो बाहर I मैक्सिमम है, I मैक्सिमम जो हमारे पास है वो क्या हो जाएगा, अब आगे देखिए इसको कैसे कॉमन लेंगे। अगर हम इसको, क्योंकि हमारे पास I1 बाय I2 का रेशियो दे रखा है n के बराबर, ठीक है, और इसका दूसरा तरीका ऐसे भी तुम सोल्व कर सकते हो इसको, देखिए रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर,
अगर यहां से हम I2 को धक्के से बाहर कॉमन ले ले, इस I2 को धक्के से बाहर कॉमन ले ले कि I2, तो रूट I2 को जब बाहर कॉमन लोगे तो यहां कौन आएगा, यहां आएगा I1 और इसके बटे में कौन होगा I2, यहां बचेगा +1 और इस पूरे का स्क्वायर और बाहर कौन आ जाएगा भाई I2 आ जाएगा इस तरह से। अब I1/I2 की वैल्यू क्या है, n के बराबर, तो यहां क्या होगा दैट इज √n +1 और होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर और बाहर कौन रहा I2 के बराबर, दैट इज I मैक्सिमम। ये क्या हो गया I मैक्सिमम हो गया। इसी प्रकार यहां से I मिनिमम की वैल्यू निकालेंगे, I मिनिमम में कोई फर्क नहीं होगा, बस यहां प्लस था यहां माइनस आ जाएगा, बाकी सारी बातें सेम, दैट इज √n -1 और इस पूरे का स्क्वायर, फिर से बाहर I2 को कॉमन ले लिया। रेशो किसका बताना, I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम, रेशो यही। अब यहां पे क्या है I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम डिवाइडेड बाय में I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम, ये रेशो आपको फाइंड आउट करना है। तो इस रेशो को फाइंड आउट करेंगे हम, इस रेशो को जब फाइंड आउट करेंगे तो I मैक्सिमम की वैल्यू क्या है भाई, दैट इज √n +1 और इस पूरे का स्क्वायर इंटू I2, ये हो गया। माइनस में कौन I मिनिमम ये रहा, दैट इज √n -1 और होल का स्क्वायर इंटू में I2 डिवाइडेड बाय में I मैक्सिमम कितना है भाई, √n +1 होल का स्क्वायर इंटू I2 प्लस √n -1 होल का स्क्वायर इंटू I2। अब इस I2 से इस I2 से इस I2 से इस I2 को कैंसिल कर दो, ऊपर से कॉमन लो नीचे से कॉमन लो, कैंसिल आउट कर दो। कैंसिल आउट करते ऊपर क्या आ गया √n +1 का स्क्वायर, तो इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर, सॉरी √n का स्क्वायर करोगे तो n +1 ऐसा ही प्लस 2ab तो 2 इंटू √n ऐसा हो जाएगा। अब ये क्या है माइनस में करोगे तो इस n का स्क्वायर कितना हो जाएगा √n का n, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा +1 और माइनस में क्या हो जाएगा 2√n, ठीक है। डिवाइडेड बाय करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से ये हो जाएगा n +1 प्लस 2√n प्लस n +1 माइनस 2√n, क्योंकि यहां बीच में प्लस था ऊपर माइनस था। इस प्रकार 2√n से 2√n क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ये कैंसिल आउट हो गया, अब इसमें माइनस को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करो तो ये होगा n +1 प्लस 2√n -n -1 और प्लस में 2√n डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा n +1 ये n +1 ये, तो 2 टाइम्स ऑफ n +1 हो गया। अब क्या होगा 2√n, सॉरी ये तो कैंसिल नहीं होना भाई, देखिए n प्लस का है यहां माइनस का है, ये 1 प्लस का यहां माइनस का, तो 2√n 2 टाइम्स, फिर से 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स ऑफ 2√n डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ n +1, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा, दैट इज 2√n डिवाइडेड बाय में n +1, ये उत्तर आ गया आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा सा है, स्पीड से करना पड़ेगा, ये उत्तर आपके सामने रहा, पर आपको धैर्य धारण करके इस क्वेश्चन को लंबे, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, 1 मिनट से 1-2 सेकंड ऊपर ले सकता है ये क्वेश्चन, पर मैंने ये सब बातें बताई इसलिए, नहीं तो 1 मिनट में ही आपको ये पता होना चाहिए डायरेक्ट, बस I मैक्सिमम इतना I मिनिमम इतना होता है, डायरेक्ट रखिए फार्मूले में और सिंप्लीफाई कीजिए। तो इस प्रकार मैंने I मैक्सिमम और I मिनिमम की बात को निकाल के आपको दिखाया, उसके बाद इनकी वैल्यू को पुट किया और पुट करने के बाद हमने यहाँ पे आंसर निकाल लिया ये वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ ए टू वेव्स इज गिवन बाय, आपको दो वेव्स की इंटेंसिटी, मतलब किस किस की वैल्यू दे रखी है भाई, I1/I2 की वैल्यू दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 1, मतलब तो यही है, यानी कि एक की इंटेंसिटी 4 है और एक की इंटेंसिटी 1 है। हालांकि रेशियो में है तो 4x और x मान सकते हो, क्योंकि रेशियो में बैठी हुई नंबर हमेशा एक्चुअल में नहीं होती, हो सकता है ये 4 रहा हो ये 16 रहा हो सकता है इसकी इंटेंसिटी 16 रही हो इसकी 4 रही हो, तो कैंसिल करोगे तो 4:1 आ जाएगा, तो इसलिए एक्चुअल की तो नहीं है, पर हम उसके साथ x नाम की टर्म लिखा देते हैं और कह देते हैं इसको 4x इसको 1x। द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स इज, एम्पलीट्यूड का, अब आपको पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। इस प्रकार अगर एम्पलीट्यूड निकालना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, रूट का इज इक्वल टू a। इस प्रकार अगर हमारे पास इसको करना है, इसको a1/a2 निकालना है, तो इस इंटेंसिटी का क्या कर दो रूट, तो यानी कि 4/a का क्या कर दो रूट,
तो उत्तर क्या आ जाएगा, दैट इज 2:1, दैट इज 2:1 सीधा। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ के, नॉट स्क्वायर, ओनली विड्थ, जिसको किससे लिखते हो, W से। याद रखना ये बात भी काम की, विड्थ, स्लिट की जो विड्थ होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 12 इंटरफेरेंस इज पॉसिबल इन लाइट वेव्स, ओनली साउंड वेव्स, बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स, दोनों में होती है भाई, डी ऑप्शन इसमें नहीं दे रखा है, दोनों में होती है, लाइट एंड साउंड वेव्स, दोनों में इंटरफेरेंस का जो है फिनोमिना पॉसिबल होता है, लाइट वेव में भी, साउंड वेव में। साउंड वेव में होता क्या नहीं, साउंड वेव में पोलराइजेशन नहीं होती भाई, याद रखना, पोलराइजेशन इज नॉट, यहां पे पोलराइजेशन नहीं होती, क्यों, क्योंकि ये ट्रांसवर्स वेव है ना, कैसी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। और हमारी जो लाइट है वो कैसी वेव है, वो क्या है, सॉरी, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसलिए ये कौन सी वेव है, ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव है, गलती से बोल दिया मैंने ट्रांसवर्स। ये कैसी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल, जो अलोंग द लेंथ काम करती है, पार्टिकल अलोंग द उसके प्रोपेगेशन के जो है वाइब्रेट करते हैं, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल होने के कारण पोलराइजेशन का फिनोमिना साउंड वेव में प्रेजेंट नहीं होता, पर लाइट में प्रेजेंट होता है, क्योंकि लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, इसलिए लाइट ट्रांसवर्स वेव है, इसलिए पोलराइजेशन है। साउंड ट्रांसवर्स नहीं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, इसलिए इसमें पोलराइजेशन नहीं है, बट इंटरफेरेंस दोनों में होता है। In Young's double slit experiment, if the separation between the coherent source is held, यानी कि सेपरेशन बिटवीन द सोर्स, मतलब d की वैल्यू को क्या कर दिया, 1/2 कर दिया, आधा कर दिया, एंड डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन एंड कोहेरेंट सोर्स, मतलब कैपिटल D की वैल्यू को क्या कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, ठीक है। देन फ्रिंज विड्थ, अब फ्रिंज विड्थ का फार्मूला क्या होता है, लैम्बडा d डिवाइडेड बाय में d। अब देखिए इस d को डबल किया 2 टाइम्स, इस d को कर दिया 1/2 टाइम्स, तो टोटल कितना हो गया, 4 गुना हो गया, बस 1/4 नहीं 4 टाइम्स हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, डायरेक्ट देखो सोच समझ के आप सोल्व करोगे, बिल्कुल ट्रिक्स के साथ, सारा ही 5 सेकंड 7 सेकंड का आंसर था, क्वेश्चन था। इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा इज के, जब पाथ डिफरेंस लैम्बडा के बराबर है, तो इंटेंसिटी की वैल्यू किसके बराबर है, के के बराबर है, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेयर द पाथ डिफरेंस इज λ/4, अगर पाथ डिफरेंस λ/4 हो जाए तो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट का फार्मूला बता दीजिए। देखिए अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया था पीछे, देखिए ये रहा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये फार्मूला बताया था। अगर इस I1 की इंटेंसिटी इस I2 के बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो फार्मूला क्या बनेगा, दैट इज I इज इक्वल टू I1 की जगह, देखो I1 की जगह भी आई, I2 की जगह भी आई, तो यहां पे भी आई प्लस में I प्लस में 2 रूट I इंटू कोस फाई, ठीक है। यहां भी आई, यहां भी आई, यहां भी आई, यहां भी आई, हर जगह अगर इनकी इंटेंसिटी सेम है तो आगे क्या होगा, देखिए I प्लस I 2I प्लस 2 रूट I को फिर से I लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का क्या होगा, स्क्वायर अप हो जाएगा, तो I बन जाएगा इंटू कोस फाई, ठीक है। यहां से 2 को कॉमन लिया, I को कॉमन लिया, यहां कौन बच गया, 1 प्लस कोस फाई, 1 प्लस कोस फाई। अब 1 प्लस कोस फाई को क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू कोस फाई बाई 2, इस प्रकार लिखा जा सकता है, 2 इंटू कोस फाई बाई 2, तो यहां पे हो जाएगा 4I इंटू कोस फाई बाई 2 के बराबर। ये क्या आ गई, नई इंटेंसिटी आ गई भाई, इसका फार्मूला क्या आ गया, नई इंटेंसिटी। कब, ये इसको I नोट लिख लो, ये कब आया, ये I नोट लिख लिया, सब I नोट लिख लिया। ये कब आया, जब दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम और किसके बराबर, तो इस प्रकार हो जाएगा 1 प्लस कोस फाई 2 कोस स्क्वायर फाई बाई 2 के बराबर होता है, तो यहां क्या जाएगा, एक स्क्वायर और, इस प्रकार ये फार्मूला ड्राइव कर दिया आपको नया। इस फार्मूले की बात कर रहा हूं मैं, जब दोनों की इंटेंसिटी सेम है, तो दोनों की इंटेंसिटी सेम होती है जब ये फार्मूला लगता है, और इसी फार्मूले का अब हम यहां पे यूज करेंगे यहां पे। तो नई इंटेंसिटी का जो फार्मूला होगा वो किसके बराबर होगा, जैसे 4 गुना I नोट इंटू कोस स्क्वायर फाई बाई 2 के बराबर। पहली बात, यहां पे कुछ बातें और भी आपको सिखाई जाएंगी, वो सारी बातें आप पता होनी चाहिए, हालांकि अभी तक जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कर रहे होते वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, बस आपको जस्ट ये देखना है कि क्वेश्चन को किस ट्रेजरी पे आया और कहां से पूछे जा रहे हैं। अब आप एक बात सोचिए, आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय में 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय में लैम्बडा। ये डेल्टा फाई को ना फेज डिफरेंस है, डेल्टा एक्स को ना पाथ डिफरेंस है, 2 पाई और लैम्बडा क्या आपको पता ही, ठीक है।
अब आपको क्या दे रखा है, जब पाथ डिफरेंस लैम्बडा है तो इंटेंसिटी के बराबर है। अगर आपकी वेवलेंथ लैम्बडा बाय 4 हो जाए, लैम्बडा बाय 4 हो जाए तब, तो देखिए डेल्टा फाई बाय में 2 पाई इज इक्वल टू, अब आपका जो पाथ डिफरेंस है, अगर वो पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाय 4 हो जाए, देखिए पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी, लैम्बडा बाय 4 इंटू लैम्बडा, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो डेल्टा फाई मतलब फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय में 4, इस 2 से 2 कैंसिल करोगे तो यहां पे कितना होगा, पाई बटे 2 मतलब 90 डिग्री के बराबर हो गया। अब इस फाई की वैल्यू मिल गई हमें, जो आप फाई की बात कर रहे थे, जो हमारे पास फाई था उसकी वैल्यू मिल गई। अब फाई की वैल्यू मिल गई तो नई इंटेंसिटी जो आई आई डैश, वो किसके बराबर होगा, 4 आई नोट इंटू कोस स्क्वायर। अब 5/2 मतलब 90/2 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब 45 डिग्री की बात करोगे तो आई डैश कितना हो जाएगा, 4 आई नोट कोस 45 1/√2, और उसका भी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2, तो इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2 आई नोट के बराबर, दैट इज इक्वल टू आई डैश ये। ठीक, अब पहले कितना था, जब पाथ डिफरेंस लैम्बडा, अगर यहां लैम्बडा रखता, मैं यहां लैम्बडा रखता तो यहां लैम्बडा रखता तो होता लैम्बडा बाय में लैम्बडा कैंसिल आउट 1, तो डेल्टा फाई किसके बराबर होता, दैट इज 2 पाई के बराबर। यहां पे वैल्यू 2 पाई के रखो, जो पहले इंटेंसिटी है, जब पाथ डिफरेंस लैम्बडा था जिसको के बोला, उस के की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो आई कितना हो जाएगा, दैट इज 4 इंटू आई नोट कोस स्क्वायर 5/2 मतलब 2 पाई का आधा करोगे तो पाई 180, और कोस 180 की वैल्यू -1 और उसका स्क्वायर करोगे तो +1, तो कितनी है 4 आई नोट, और ये 4 आई नोट कौन है, के है भाई। अगर यहां से आई नोट की वैल्यू निकालो तो कितनी हो जाएगी, के बाय में 4 के बराबर। ठीक है, तो आई नोट की वैल्यू यहां रखो, के बाय में 4, तो नई वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज के बाय 2 के बराबर, तो के बाय 2 के बराबर, इस प्रकार से आपको करना है। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन में जब आपको एक पाथ डिफरेंस दे रखा है, दूसरा पाथ डिफरेंस दे रखा है, इंटेंसिटी पूछे, तो इस फार्मूले को आपको यूज करना है, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, डेल्टा फाई बाय 2 पाई डेल्टा एक्स बाय लैम्बडा के बराबर। ठीक है, और इसी फार्मूले को फर्दर टाइम के लिए भी डिनोट कर सकते हो, डेल्टा फाई बाय में 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय में लैम्बडा और डेल्टा टी डिवाइडेड बाय में टाइम। इसके लिए भी ये फार्मूला यूज किया जाता है, टाइम के लिए होता है, पाथ डिफरेंस के लिए, फेज डिफरेंस के लिए। इसलिए ये सारे फार्मूलेज आपको पता होने चाहिए, तब ये पता होंगे तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी तरीके से सोल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 15, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, यानी कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कितनी लाइट का यूज हो रहा है, 400 नैनोमीटर का यूज हो रहा है। 400 नैनोमीटर was used, the angular width of first minima formed on a screen placed in 1 मीटर अवे, स्क्रीन प्लेस्ड है कितनी दूरी पे, 1 मीटर, मतलब डी की वैल्यू कितनी दे दी, 1 मीटर है। was found to be 0.2 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी प्रोवाइड करती, 0.2 डिग्री के। what will be the angular width of first minima if the entire experimental apparatus is immersed in the water, वाटर के अंदर इमर्स्ट कर दिया जाए। कहने का मतलब क्या है, आपके पास एक सिस्टम दिया हुआ है, उस सिस्टम की एंगुलर विड्थ आपको प्रोवाइड कर दी 0.2 डिग्री, जिसकी वेवलेंथ है इतनी और जिसका डी है इसके बराबर है। अगर इस पूरे सिस्टम को वाटर के अंदर डाल दिया जाए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 4/3 के बराबर है। अब सबसे पहले आपको एंगुलर विड्थ का फार्मूला पता होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू लैम्बडा डिवाइडेड बाय में स्मॉल डी, इसके बराबर होता है, और ये तो चेंज नहीं होगा क्योंकि डी की वैल्यू दे दी, इस डी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होनी, क्योंकि सिस्टम सेम है, पूरा का पूरा उठा के वाटर में डाला गया है। जब आप वाटर में डालोगे तो यहां से देखा कि थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा है, और जैसे ही आप मीडियम चेंज करते हो तो लैम्बडा तो चेंज हो जाता है, वेवलेंथ तो चेंज होती है, कैसे, दैट इज लैम्बडा बाय म्यू, बताया था, ओरिजिनल लैम्बडा और उसके बटे में म्यू कर दो तो नया लैम्बडा। अब यहां पे एंगुलर विड्थ का फार्मूला थीटा 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा 1, दूसरे से डिवाइड कर दो, दैट इज थीटा 2 डिवाइडेड बाय में लैम्बडा 2 के बराबर हो जाएगा। थीटा 1 की वैल्यू क्या है, 0.2 डिग्री, थीटा 2 की वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू लैम्बडा 1 कितना है, 400 नैनोमीटर, और लैम्बडा 2 कितना होगा, लैम्बडा बाय म्यू, लैम्बडा बाय म्यू मतलब 400 और ऊपर क्या ले लो, म्यू के बराबर, तो 400 से 400 कैंसिल आउट। अब थीटा 2 हमें क्या करना, निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 0.2, थीटा 2 ऊपर गया, म्यू नीचे आया, तो बटे में क्या कर दिया म्यू, तो ये हो जाएगा 0.2 भाग में म्यू, म्यू कितना है 4/3 है, तो यहां पे रखेंगे 4 और ऊपर रखेंगे 3, इस प्रकार से। ठीक है, इसको ले लो नीचे 10, इसको किया 2, इसको किया 1.5 और इसको करेंगे 10 से तो 0.15,
0.15 डिग्री, इस प्रकार से। तो आपको जस्ट सोचना है, जैसे ही अपने माइंड को चलाओगे तो तुरंत इनके उत्तर आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे, आना शुरू हो जाएंगे। सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके साथ की बड़ी आवश्यकता है, तो मोटिवेशन मिलेगा। और मोटिवेशन से हम आपके लिए ऐसे ऐसे लेक्चर नहीं, मैं पूरी सीरीज आपके लिए लेके आऊंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आऊंगा। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन डी बिटवीन द स्लिट इज 2 mm, मतलब किसकी वैल्यू, डी की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है 2 mm इसके। एंड द वेवलेंथ लैम्बडा ऑफ लाइट, और यहां जो वेवलेंथ यूज हुई है वो है 5896 एंगस्ट्रॉम। जो जो चीजें यहां पे प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि डी इसने दे दिया, डी कौन होता है, दो स्क्रीन जो स्लिट है उनके बीच की दूरी। लैम्बडा क्या, जो वेवलेंथ उसने यूज की है। डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट, जिसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल डी कहते हैं। स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी वो कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। इट इज फाउंड दैट एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज इज 0.2 डिग्री। आप फिर से थीटा की वैल्यू कितनी है, 0.20 डिग्री के बराबर है। टू इंक्रीज द फ्रिंज एंगुलर विड्थ टू 0.21, इस थीटा 1 को थीटा 2 करना है, कितना बढ़ाना है, 0.21 डिग्री तक बढ़ाना है विद सेम लैम्बडा एंड डी। अब इसको और इसको चेंज नहीं किया, कोई चेंज नहीं किया। द सेपरेशन बिटवीन स्लिट नीड्स टू बी, कितनी होगी। अब की बार क्या किया, इन दोनों को फिक्स कर दिया, इन दोनों को फिक्स कर दिया, तो फिर से हमें पता है थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा बाई डी। लैम्बडा सेम है तो ये थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, डी के हो गया। तो पहला थीटा थीटा 1, दूसरा थीटा थीटा 2 इज इक्वल टू, इनवर्सली है तो इसका जाएगा ऊपर और डी, और इसका आएगा नीचे, ठीक है। थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, 0.20 डिग्री। थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, 0.21 डिग्री, ये दे रखी है आपके सामने। इज इक्वल टू D2 की वैल्यू को क्या करना, निकालना है, और D1 की वैल्यू कितनी है, 2 mm है, तो ये रख लिया। इससे गया तो ये ऊपर जाएगा तो 40/21 इज इक्वल टू D2 के बराबर, इस प्रकार हो जाएगा। 40/21 मतलब 2 से कम आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। आप इस थीटा को बढ़ाना चाहते हैं तो डी को कम करना पड़ेगा। तो एक बात तो है, 2 से ज्यादा तो नहीं हो सकती, ठीक है। अब 40/21 करके आपके पास 3 ऑप्शन है, डिवाइड करके उत्तर निकाल लो। उसमें क्या करना है, आपको डिवाइड ही तो करना है। नीट 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, जस्ट आपको डिवीजन करना इन दोनों का। डिवाइड करते आपके सामने उत्तर है, एक तो हो नहीं सकता जो बता दिया, तीनों में से चेक कर लेना कौन सा आएगा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन एयर, पहले YDSC एक्सपेरिमेंट को एयर में परफॉर्म किया गया, एंड देन इन मीडियम अदर देन एयर, कोई दूसरा मीडियम ले लिया जो एयर से अलग है। इट इज फाउंड दैट 8th ब्राइट फ्रिंज इन द मीडियम लाइज, 8th ब्राइट फ्रिंज, देखिए 8th ब्राइट फ्रिंज, यहां पे 8th लिखा हुआ है, 8th ब्राइट फ्रिंज, 8th ब्राइट फ्रिंज का फार्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज लैम्बडा डी बाय में डी, इस प्रकार हो जाएगी 8th ब्राइट फ्रिंज की विड्थ या डिस्टेंस की बात करते हो। इन द मीडियम लाइज वेयर 5th डार्क फ्रिंज लाइज, और 5th डार्क फ्रिंज कितनी हो जाएगी, दैट इज 2n-1 इंटू लैम्बडा डी डिवाइडेड बाय में 2d, इस प्रकार। और n की वैल्यू यहां पे क्या आएगी, 5, इस प्रकार से। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज नियरली। अब एक बात ध्यान से देखना भाई, ध्यान से मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि आपके पास जो x होता है, x क्या है, लैम्बडा d डिवाइडेड बाय में d टाइम्स n, ठीक है, इस प्रकार। ये x वो दूरी है जो सेंटर से कितनी दूरी पे बना, दो बातें होती हैं। मान ले स्क्रीन है, स्क्रीन का ये सेंटर है O, यहां पे एक विड्थ बनी, एक विड्थ यहां पे बनी। अब इस विड्थ, दूसरी विड्थ की इससे दूरी कितनी, इसको x कहते हैं, और इस पूरी विड्थ की फ्रिंज विड्थ कितनी, उसको कहते हैं बिट्टा, दैट इज लैम्बडा d बाय में d। दोनों में फर्क समझना, दोनों में फर्क समझना। इस विड्थ को, ये जो विड्थ दिखाई दे रही है, इसको हम क्या कहते हैं, बिट्टा, और इस सेंटर से लेके इसकी दूरी को क्या बोला जाता है, x के बराबर। तो यह किसकी वैल्यू बोल रहा है, x की वैल्यू बोल रहा है, ये किसकी बोल रहा है, x की। तो ये आपको समझा दिया गया है कि किस प्रकार से आपको ये कार्य करना था। अब इन दोनों की वैल्यू इक्वल है, और हमें किसकी वैल्यू बतानी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को बताना है। तो मीडियम इज, अब जब ये मीडियम में जाएगा, जो 5th डार्क फ्रिंज लाइज इन एयर, 5th डार्क फ्रिंज लाइज इन एयर, 8th ब्राइट फ्रिंज मीडियम में, तो इसका लैम्बडा डैश, क्यों, क्योंकि मीडियम में लैम्बडा डैश तो चेंज होगा, ना डी चेंज होगा ना डी चेंज होगा, दोनों चेंज कौन होती है, वेवलेंथ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वल करेंगे तो 8 लैम्बडा डैश डी डिवाइडेड बाय में डी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस 1 9, तो यहां हो जाएगा 9 लैम्बडा डी डिवाइडेड बाय डी। तो इस डी से डी कैंसिल दोनों से, तो यहां कितना बचेगा, 8/9
इज इक्वल टू लैम्बडा बाय में लैम्बडा डैश। ठीक है, अब आपको पता है लैम्बडा डैश किसके बराबर होता है, लैम्बडा बाय में म्यू के बराबर। कितनी बार तो रिलेशन करवाया, यहां रख दो, तो लैम्बडा बाय में लैम्बडा डैश की जगह लैम्बडा बाय म्यू, इससे कैंसिल आउट। अब इसको कैंसिल आउट करोगे तो 8/9, 8/9। इस उत्तर को निकालोगे तो आपका उत्तर क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में। कहीं हमने उल्टा तो नहीं कर दिया है, दैट इज 8th ब्राइट फ्रिंज इन मीडियम, 8th ब्राइट फ्रिंज इन मीडियम, मीडियम के अंदर 8वीं ब्राइट फ्रिंज है, बटे में 2 भी था भाई, यहाँ पे ये 2 नहीं कंसीडर किया, देखो ये 2 लैम्बडा डी बाई डी, तो ये कितना होगा 9 लैम्बडा डी बाई 2 बटे में 2 भी था भैया, ये 2, तभी तो कहता हूं कि ध्यान से करना, कुछ भूल मत जाना। तो 8 दूनी 16, यहां क्या आएगा 16 आएगा, आएगा 16। अब इसको कैंसिल आउट करो तो इतना आ जाएगा 1, और कितना हो गया 7, 9 से 63, 6, तो 1.78 के आसपास, कैलकुलेशन करके देख लेना। बस जैसे यहां पे 2 भूल गए, इस 2 को मत भूलना, क्योंकि जब आप डार्क की लिखते हो तो ये 2 बहुत बार छूट जाता है, इस 2 को याद रखना भाई। क्वेश्चन नंबर 18, द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज आई नोट, यानी कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो किसके बराबर है, आई नोट के बराबर है, इसके बराबर बोल दिया इसने। डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट इज, दोनों स्लिट के बीच की जो दूरी है वो किसके बराबर है, दैट इज 5 लैम्बडा। लैम्बडा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट डिस्टेंस d इज इक्वल टू 10d के बराबर, ये है। अब इस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें ऐड कर दी। उसने क्या कहा है कि उसने ये बात कह दी कि आपके पास एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसके अंदर दोनों स्लिट के बीच की दूरी 5 लैम्बडा है, और दोनों के दोनों स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी क्या है, 10d के बराबर है। ठीक है, अगर मैं d की वैल्यू निकालूं तो ये किसके बराबर होगा 10, और इस d की वैल्यू 5 लैम्बडा, तो मल्टीप्लाई कर दिया 5 लैम्बडा से, तो कितनी होगी 50 लैम्बडा। कुछ नहीं किया, इस d की वैल्यू को उठा के यहां रखा है बस, 50 लैम्बडा। ठीक है, अब आगे इसने क्या कहा, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट ऑन द स्क्रीन। एक स्लिट के सामने की बात कर रहा है, अब एक स्लिट के सामने की बात कर रहा है, तो x जो है टोटल d का कितना हो गया, आधा, क्योंकि दोनों का तो d था, दोनों का कितना था d, और उसका हमने क्या कर लिया, आधा कर लिया, आधा कर लिया, तो ये किसके बराबर हो गया, दैट इज d/2, और d/2 के बराबर हो गया तो 5 लैम्बडा बाय में 2, क्योंकि d की वैल्यू क्या है 5 लैम्बडा है, एक स्लिट के आगे बात कर रहा है, एक स्लिट के फ्रंट में, इसलिए इस x की वैल्यू क्या होगी, आधी। टोटल x दूरी अभी अभी समझाई थी पीछे वाले में कि उस विड्थ की दूरी है सेंटर से, इस प्रकार। अब इसने क्या कहा है, इंटेंसिटी बतानी है। अगर इंटेंसिटी बतानी है तो इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, दैट इज I इज इक्वल टू में 4I0 एंड कोस स्क्वायर 5/2। तो मुझे ये फेज डिफरेंस चाहिए, क्योंकि जब तक मेरे पास फेज डिफरेंस नहीं तब तक मैं इंटेंसिटी बताने के काबिल नहीं हूं। तो उसके लिए मुझे क्या रखना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस का फार्मूला निकालना पड़ेगा, जो कि होता है x d डिवाइडेड बाय में d के बराबर। और ये पाथ डिफरेंस कहां पे आता है, ये पाथ डिफरेंस का फार्मूला जब हम डेरिवेशन करते हैं वहां पे आता है। तो मैंने 2-4 बातें आपको बताई थी, इस x की वैल्यू निकालूं तो ये होती है लैम्बडा d बाय में d विद n फॉर ब्राइट के लिए, और इसी x की वैल्यू 2n-1 होती है लैम्बडा d बाय में 2d, किसके लिए, ब्राइट के, डार्क के लिए, डार्क के लिए, ये ब्राइट के लिए। और बीटा की वैल्यू तो सबको पता ही है, वो सब के लिए एक होती है लैम्बडा d बाय d, इस प्रकार। अब ये तो यहां से पाथ डिफरेंस निकाला, ठीक है, ये वैल्यू क्यों बताई है, ये वैल्यू आपको समझा रहा हूं कि सारी वैल्यू इस तरह से होती है, ये सारी वैल्यू आपको पता होने चाहिए YDSC के बारे में, कि भाई जो x है उस सेंटर से उस फ्रिंज की दूरी है। जैसे वो कह दे कि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज तो यहां पे n की वैल्यू 1, सेकंड ब्राइट फ्रिंज कितनी दूरी पे, तो n की वैल्यू 2, इस तरह से। बट पाथ डिफरेंस का फार्मूला होता है x d बाय d के बराबर, तो ये पाथ डिफरेंस है। तो पाथ डिफरेंस x की वैल्यू कितनी है, दैट इज 5 लैम्बडा बटे 2, और कैपिटल D की वैल्यू क्या है 5 लैम्बडा, और स्मॉल d की वैल्यू क्या है 10, स्मॉल डी सॉरी कैपिटल डी, ये कैपिटल डी है, ये है 50 लैम्बडा। देखो स्मॉल डी की वैल्यू 5 लैम्बडा, कैपिटल डी की वैल्यू ये रही 50 लैम्बडा। अब इसको कैंसिल आउट करो, क्या आएगा, 1 लैम्बडा से लैम्बडा गया, 5 5 25, और 25 दूनी 50, तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया भाई, दैट इज लैम्बडा बाय 2 के बराबर, इस प्रकार आ गया। फिर से आपके पास फार्मूला, कौन सा फार्मूला, फार्मूला वही, दैट इज डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय 2 पाई
इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई लेमडा, यही फार्मूला हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या है, पाथ डिफरेंस। इस डेल्टा एक्स को ही क्या कहते हैं, पाथ डिफरेंस कहते हैं, इसी को बताया भी था, लेमडा बाई 2 और लेमडा, इससे कैंसिल आउट, इस 2 से 2 कैंसिल आउट, तो डेल्टा फाई की वैल्यू किसके बराबर आ गई भाई, पाई के बराबर आ गई। नहीं भाई 2 2 जा 4 आया था भाई, यहाँ 2 2 जा 4, 5 5 25 दूनी 50 4, तो यहाँ पे आया था 4, तो ये क्या आ जाएगी पाई बाई 2, यहाँ 2 और रहेगा, डेल्टा फाई इज पाई बाई 2, पाई बाई 2 के बराबर आ गया। पाई बाई 2 का मतलब 90, 90 यहां पे रखो, आई नोट कोस स्क्वायर, और 90 का आधा फिर कर दो कितना 45 डिग्री। अब ये हो जाएगा 4 इंटू आई नोट, 45 का 1 बाय रूट 2 और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 बाय 2 के बराबर, तो इससे कैंसिल आउट होकर उत्तर क्या आ गया 2 आई नोट के बराबर। मैक्सिमम इंटेंसिटी का कितना 2 आई नोट के बराबर। The intensity at maximum in young double slit experiment is I naught. Distance between two slit is अब what will be the intensity in front of one of the slit? एक स्लिट के फ्रंट में उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। तो हमारे पास क्या किया, सबसे पहले हमने x निकाला, आई नोट मैक्सिमम कैसे होता है, d की वैल्यू, और इस कैपिटल D की वैल्यू को हमने क्या कर लिया फाइंड आउट कर लिया। अब हमने फिर क्या किया, पाथ डिफरेंस निकाल के डेल्टा फाई को निकाल लिया, और आगे क्या किया है 2 आई नोट, ये किसके बराबर आ गया, ये हमारे पास आ गई इंटेंसिटी नई जिसको कहते हैं, और ये नई इंटेंसिटी जो है ये आ गई इसके बराबर, दैट इज 2i, इसके बराबर आ गई। अब ये मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात कर रहा था, देखिए मैक्सिमम इंटेंसिटी किसके बराबर आई नोट, तो YDSC एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमम इंटेंसिटी जो आई नोट है वो किसके बराबर होती है, आपको फार्मूला बताया गया था, दैट इज फार्मूला इज रूट i1 प्लस रूट i2 और इस होल का स्क्वायर, इस प्रकार, ठीक है। अब ये भी आई है तो यहां पे लिख दिया आई का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, 2a बी, इस प्रकार। I1 की वैल्यू भी आई है और I2 की वैल्यू भी आई के बराबर है, ये किसका मैक्सिमम का, और मैक्सिमम इंटेंसिटी को किसके बराबर माना, आई नोट के बराबर माना, तो इसकी जगह आई रखा, इसकी जगह आई, फिर a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2ab, तो क्या हो जाएगा i प्लस आई 2i, और इसको भी i इंटू आई, ये भी कितना हो जाएगा 2i के बराबर, तो टोटल कितना हो गया 4i, और इस i की वैल्यू क्या आ गई, अब ये कौन आ गया आई नोट, ठीक है, ये आई नोट आ गया, तो आई नोट डिवाइडेड बाय में 4 किसके बराबर हुआ, आई के बराबर हुआ, आई के बराबर। इस आई की वैल्यू यहां रख दो इस फार्मूले में, तो आई डैश कितना बनेगा, आई डैश इज इक्वल टू में 2 टाइम्स इंटू आई नोट बाय में 4, सोल्व करेंगे तो बटे 2, तो उत्तर कितना आएगा आई नोट बाय 2, उत्तर मैच कर लीजिए, उत्तर कितना बनेगा आई नोट बाय 2 के बराबर, इस प्रकार से। तो ये आपको एक इसमें मेन जो बात डाली थी, इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन स्लिट, एक स्लिट के फ्रंट में पूछ रहा है, एक स्लिट के फ्रंट में तो x की वैल्यू कितनी हो जाती है, आधी के बराबर हो जाती है, याद रखना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है ये पीछे वाला, अब की बार आ सकता है ऐसा प्रश्न, तो इसलिए ध्यान रखना। द टू स्लिट्स इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हैव विड्थ इन द रेशो। अब देखिए विड्थ का प्रश्न आ गया भाई, विड्थ का रेशो दे रखा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में W1 by W2 1/25, ठीक है। द रेशो ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटरफेरेंस पैटर्न, आई मैक्सिमम बाय आई मिनिमम की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब मैंने आपको बताया था कि इंटेंसिटी का रेशियो जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ के बराबर होता है, मतलब अगर आप बात करते हो I1 बाय में I2, तो ये किसके बराबर हो गया आपका W1 बाय में W2, और किसके बराबर हो गया एम्पलीट्यूड के बराबर, दैट इज A1 बाय A2, पर इंटेंसिटी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, ये रिलेशन बना दिया तीनों का, इंटेंसिटी का, विड्थ का और एम्पलीट्यूड का, और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड के रेशियो के, तो ये इसके इक्वल भी होगा, ये इसके इक्वल भी हो गया, तो W1 बाय W2 कितना 1/25, ये कितना हो गया A1 बाय में A2, इसके स्क्वायर को हटाएंगे तो इस तरफ रूट आएगा, तो 1/5 किसकी वैल्यू आ गई A1 बाय A2, एम्पलीट्यूड निकाल लिया। अब I मैक्सिमम कितना, I मैक्सिमम हो जाएगा दैट इज A1 प्लस A2 होल का स्क्वायर, आई मिनिमम कितना, दैट इज A1 माइनस A2 होल का स्क्वायर, बड़े को A1 मान लो, छोटे को A2 मान लो, कुछ नहीं करना, बड़ा A2, बड़े को बाहर रखो, बड़े को में से छोटा माइनस करना है, याद रखना वहां कुछ रखते रहो आप। अब क्या हो जाएगा A1 प्लस A2, 5 प्लस 1 6, 6 का स्क्वायर 36, और 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आ गया 36/16, 36/16 को करोगे तो 4 चौक 16 और 4 नीम 36, तो 9/4, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता था, आई मैक्सिमम तो ये हो गया, अब आई मिनिमम भी तो, हाँ आई मिनिमम नीचे, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता था, दैट इज रूट I1
प्लस √i2 और इस पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में √i1 माइनस √i2। आपको ये बार बार फॉर्मूला भी बता रखा है कि ये किसके फार्मूले हैं, मैक्सिमम और मिनिमम के। बट इससे क्यों किया, ताकि आपको एक मैक्सिमम मिनिमम का फार्मूला और बताया जा सके, किसके टर्म में, एम्पलीट्यूड की टर्म में। तो एम्पलीट्यूड की टर्म में आ गया a1 प्लस a2 का स्क्वायर मैक्सिमम, a1 माइनस a2 का स्क्वायर मिनिमम। इससे भी आ जाएगा, देखो इंटेंसिटी और विड्थ सेम है, इसलिए इसका रेशो होगा 1/25। देखिए इसका हो जाएगा 1 प्लस इसका 25 का कितना हो जाएगा 5, 1 का रूट 1, 25 का 5, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका कर लो 1, यहां पे कितना हो गया 5 और इसका स्क्वायर करो, 5 प्लस 1 36 और 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर 16। देखो फिर से आ गया 9/4 सीधा। आप इससे भी कर सकते हो, उससे भी। इससे क्यों करवाया, क्योंकि आपको एक और फार्मूला बताना था किसका, एम्पलीट्यूड के टर्म में मैक्सिमम और मिनिमम का, इसलिए करवाया गया। 21 इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर 2 mm अपार्ट। स्लिट्स 2 mm अपार्ट मतलब डी की वैल्यू दे रहा है भाई, मतलब किसकी वैल्यू, डी की वैल्यू दे रहा है। एंड आर इल्यूमिनेटेड बाय फोटोन्स ऑफ 2 वेवलेंथ λ1, जिसकी λ1 कितनी है, दैट इज 12,000 एंगस्ट्रॉम, एंड λ2 कितना दे रहा है, दैट इज 10,000 एंगस्ट्रॉम। एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन 2 mm फ्रॉम द स्लिट, जो कितनी mm है, 2 मीटर है, will a bright fringe from the one interference pattern coincide with bright fringe of other। अब देखो बात समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक दो स्लिट के बीच की दूरी दे दी, आपको एक वेवलेंथ 12,000, एक वेवलेंथ 10,000 एंगस्ट्रॉम की दे दी, और उन दोनों स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी 2 मीटर दे दी। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा व्हाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, यानी कि ये आपकी क्या हो गई स्लिट, ये क्या होगी स्क्रीन, ये स्क्रीन का सेंटर हो गया, इस सेंटर से कितनी दूरी x की मैं लूं ताकि दोनों की ब्राइट फ्रिंज को इंसाइड कर जाए, यही तो कह रहा है। विल द ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द वन इंटरफेरेंस पैटर्न को इंसाइड विद ब्राइट फ्रिंज ऑफ अदर, यानी कि एक वेवलेंथ के द्वारा बनाई गया ब्राइट दूसरे वेवलेंथ के द्वारा बनाए गए ब्राइट के साथ क्या करे, वो को इंसाइड करे। तो इस x की वैल्यू क्या चाहिए, ऐसा पूछ रहा है, ये इस x की वैल्यू की बात कर रहा है। अब ये x की वैल्यू की बात कर रहा है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, n इंटू लैम्बडा डी बाई डी, और ये किसके लिए होती है, मैक्सिमा के लिए। अगर मिनिमा मतलब डार्क, मैक्सिमा मतलब ब्राइट, अगर ये डार्क के लिए पूछता तो क्या होता, 2n माइनस 1 लैम्बडा डी बाई 2d। तो याद रहेगी ये बात। अब देखो x, इस x का फार्मूला सभी को पता होगा, बार बार मैंने बताया भी है, और आपको ये बात पता भी होना चाहिए YDSC के बारे में। तो x इज इक्वल टू, आप देख रहे होगे 2-3 फार्मूले के अराउंड ही मैंने पूरा सिस्टम घुमा दिया। मैं आपको ज्यादा चीजें याद करने के लिए बाध्य नहीं कर रहा, मैं 2-3-4-5 फार्मूले हैं, उन्हीं के अराउंड सारी चीजों को मैं आपके साथ घुमा रहा हूं। अब देखिए, मान लिया जाए पहला है n1 वेवलेंथ λ1, और इस d बाई डी की वैल्यू तो चेंज ही नहीं हो सकती क्योंकि वो तो दोनों में सेम है। अब दूसरा x इज इक्वल टू में n2 इंटू λ2 इंटू डी बाई डी, ठीक है। मान लिया जाए पहले की x की वैल्यू इतनी है, दूसरे की x की वैल्यू इतनी है, अगर ये दोनों इक्वल हैं, क्यों अगले ने कहा ना कि दोनों की x की वैल्यू कहां जाके इक्वल होगी, वही है, तो इक्वल है, ये इक्वल है, तो ये इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, तो कितना हो जाएगा n1 λ1 इज इक्वल टू में n2 λ2 के बराबर। अगर मैं n1 n2 की वैल्यू को निकालूं तो यहां हो जाएगा λ2 बाई λ1, λ2 कितना 10,000 और λ1 कितना 12,000, 3 0 से 3 0 के ये आ गया 5 और ये आ गया 6। मतलब ऐसा कब होगा, जब n1 की वैल्यू तो हो 5 और n2 की वैल्यू कितनी हो 6 हो। अगर n1 की वैल्यू 5 और n2 की वैल्यू 6 कर दे तो दोनों की ब्राइट फ्रिंज एक दूसरे से कोइंसाइड करेगी। पर हमें तो x की वैल्यू पूछ रहा है, x की वैल्यू पूछ रहा है, तो एक में रख दो, किसी में, मान ले इसमें रख दिया। n1 को कितना ले लो 5, λ1 कितना है 12,000 एंगस्ट्रॉम, उसकी जगह 10⁻⁻10 लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू कितनी 2 और स्मॉल d की वैल्यू कितनी है 2 mm, दैट इज 2 इंटू 10⁻3। इसका सॉल्यूशन कर लीजिए और उत्तर निकाल लीजिए। बस क्वेश्चन ने ये कहा था कि इस सेंटर से कितनी दूरी के ऊपर एक वेवलेंथ के द्वारा बनाया गया ब्राइट दूसरे वेवलेंथ से कोइंसाइड करेगा, तो हमने कोइंसाइड कर दिया। मतलब कब कोइंसाइड का मतलब क्या, दोनों के लिए, दोनों वेवलेंथ के लिए x की वैल्यू सेम हो गई, तो इसकी x ये इसकी है, इक्वल हो गई, इक्वल करके n1 बाई n2 की वैल्यू निकालो और एक में रख के फार्मूले में निकाल लो उत्तर इस प्रकार से। 22 इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल्ड, उसको डबल कर दिया गया, मतलब
डी को 2 टाइम्स कर दिया गया। सेपरेशन बिटवीन स्लिट इज रिड्यूस्ड और डी को क्या कर दिया गया, हाफ, 1/2। फ्रिंज विड्थ 4 टाइम आज ही क्वेश्चन करवाया, दोबारा रिपीट हो गया, बिकम 4 टाइम, ठीक है। और ये नीट में भी रिपीट हुआ भाई, दोबारा ये दोबारा क्वेश्चन आया है, मतलब नीट में रिपीट हो चुका है, इसलिए आया है क्योंकि मैं क्या करता हूं, पूरे 30 से 35 साल के क्वेश्चन को उठाया है, तो ये रिपीट में आया है, तो मतलब क्वेश्चन नीट में भी रिपीटेड है। ऐसी बात नहीं कि हमने रिपीट किया, नीट में भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कलर्स अपीयर्स ऑन ए थिन सो फिल्म ऑन ए सो बबल ड्यू टू द इंटरफेरेंस के कारण। याद रखना, जब आप थिन फिल्म की बात करते हो, फ्रेस्नेल बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट की बात करते हो, इंटरफेरेंस के ही फिनोमिना होते हैं। इंटरफेरेंस के फिनोमिना होते हैं, एक तो आपका ये थिन फिल्म सोप वाला, ये एक सोप सॉल्यूशन वाला, एक बायप्रिज्म का, ठीक है, एक लायोड मिरर का, ये सारे के सारे किसके हैं, थिन फिल्म के इंटरफेरेंस के जो है कारण होता है सब के सब। इन द फ्रेस्नेल बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, ये सामने आ गया प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, द 2 पोजिशन ऑफ लेंस गिव सेपरेशन बिटवीन द स्लिट। पहली पोजीशन क्या है, D1 इज 16 और दूसरी पोजीशन क्या है, D2 इज 9 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, द 2 पोजिशन ऑफ लेंस सेपरेशन, एक बार सेपरेशन 16, दूसरे के सेपरेशन 9, एक्चुअल कितना है, एक्चुअल सेपरेशन D है और इसको लिखते हैं रूट D1 इंटू D2, इससे तो 16 गुना में 9, इसका रूट करो तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो उत्तर कितना होगा, 12 सेंटीमीटर के बराबर। हालांकि ये आपके सिलेबस का काम नहीं है, क्योंकि आपके बायप्रिज्म जो एक्सपेरिमेंट है वो सिलेबस में नहीं है। बस आपको ये बता दूं, ये बायप्रिज्म जो फ्रेस्नेल का है ये केवल इंटरफेरेंस का फिनोमिना है, पर आपके सिलेबस में नहीं है। फार्मूला आपको बता दिया, इस प्रकार से एक्चुअल सेपरेशन को निकाला जाता है रूट D1 D2 से। इंटरफेरेंस वाज ऑब्जर्व्ड इन इंटरफेरेंस चैम्बर वेयर एयर वाज प्रेजेंट, जहां पे एयर प्रेजेंट है, यानी कि आपको एक चैम्बर दिया गया है जिसमें इंटरफेरेंस ले रहे हैं पर वहां पे एयर है। अब क्या कर दिया, द चैम्बर इज इवैक्यूएटेड एंड इफ सेम लाइट इज यूज्ड टू केयरफुल ऑब्जर्वेशन। पहले एयर की प्रेजेंस में किया, अब वैक्यूम की प्रेजेंस में किया। अब जनरली जब आपको क्वेश्चन करवाए जाते हैं तो हम कहते हैं कि जी एयर और वैक्यूम एक ही बात है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है, इसलिए हम कह देते हैं कि नो इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस विल बी ब्राइट बैंड, इंटरफेरेंस विड्थ डार्क बैंड, इंटरफेरेंस विथ लार्ज विड्थ, लार्ज विड्थ के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कहोगे। पर नहीं, आपको पता होना चाहिए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लैम्बडा के होता है, ठीक है। जैसे ही, और जो आपकी फ्रिंज की विड्थ है बिट्टा, वो किसके बराबर होती है, लैम्बडा D/D। एयर का वैक्यूम के साथ कंपैरिजन करोगे तो वैक्यूम के अंदर स्लाइटली थोड़ी सी वेवलेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा कम होता है। इसका एग्जैक्टली 1 होता है, इसके होता है 1.002 समथिंग, इसके बराबर होता है। तो इसका थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, तो इसकी थोड़ी सी वेवलेंथ कम और इसकी थोड़ी सी वेवलेंथ ज्यादा होती है। वेवलेंथ ज्यादा है तो बिट्टा क्या होगा, बढ़ेगा, तो इंटरफेरेंस विद लार्ज विड्थ के साथ मिलेगा, तो उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको ध्यान से देना है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि क्वेश्चन ऐसी जगह से पूछेगा जहां आप पढ़ते नहीं, जिसको छोड़ देते हो। आपने एयर और वैक्यूम को पढ़ा जरूर है, आज तक आपने यही पढ़ा कि एयर और वैक्यूम दोनों एक ही बात होते हैं, इसके कारण आप उनमें फर्क भी नहीं कर पाते और आपको पता भी नहीं। पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का थोड़ा सा ज्यादा और वैक्यूम का एग्जैक्टली 1 होता है, पर हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए उसको क्या कह देते हैं, दोनों इक्वल ही। आज फर्क समझा दिया है, समझ लेना। If yellow light emitted by sodium lamp in young double slit experiment is replaced by the monochromatic blue light, येलो लाइट को किससे कर दिया, ब्लू लाइट से सेपरेट, सेम इंटेंसिटी की। अब एक बात सोचिए, लैम्बडा सबसे ज्यादा किसका, रेड का, और सबसे कम किसका, वोयलेट का, किसमें, विबग्योर में। मतलब रेड का सबसे ज्यादा, वोयलेट का सबसे कम, ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इसका सबसे ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो येलो का लैम्बडा ब्लू से तो ज्यादा है, तो लैम्बडा ऑफ येलो इज ग्रेटर देन लैम्बडा ऑफ ब्लू। देखो, येलो का वेवलेंथ ज्यादा है किससे, ब्लू से, क्योंकि कम होता जा रहा है, ब्लू से कम है। तो फ्रिंज विड्थ का एक्सपेरिमेंट का रिलेशन क्या है, दैट इज लैम्बडा D डिवाइडेड बाय में D। अब ये बात पता होना चाहिए कि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है वॉयलेट से। मैं बार बार यही बात कर रहा हूं कि मैं बिल्कुल सरफेस पे नहीं, मैं गड्ढे खोद के अंदर घुस गया और वहां से बेसिक से उठा के तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा काम यही है कि मैं आपको बेसिक से उठा के बताऊं कैसे आप इन चीजों को सोचोगे और कैसे सोल्व करोगे, वही बातें यहां पे कर रहे हैं। अगर जिसका लैम्बडा ज्यादा है, लैम्बडा येलो का ज्यादा है, उसको रिप्लेस कर दिया ब्लू से, मतलब लैम्बडा घट गया, लैम्बडा घट गया तो बिट्टा भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज, तो वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। In Young's double slit experiment carried out with light wavelength,
इसको किससे किया गया? लाइट की वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम के साथ। द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट इज, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट दैट इज 0.2 mm, उसको किससे लिखते हैं? स्मॉल डी से, पता होगा। एंड द स्क्रीन इज एट 200 सेंटीमीटर फ्रॉम स्लिट, मतलब कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है? 200 सेंटीमीटर के बराबर है। द सेंट्रल मैक्सिमा इज एट द 0, द थर्ड मैक्सिमा विल बी एट x इक्वल टू, सेंट्रल मैक्सिमा एट 0, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर में है तो उसका थर्ड मैक्सिमा कहां होगा? विल बी एट x। अब देखो यहां पे फिर से मैं आपको बात बता दूं, ये आपका एक्सपेरिमेंट है और ये आपका सेंट्रल का मैक्सिमा है। यहां पे आपको एक विड्थ फ्रिंज ये मिली और ये फिर दूसरी फ्रिंज मिली। इनमें से ये तो है ब्राइट, ये होगी डार्क। सपोज कीजिए, मान लीजिए ब्राइट हो गई, तो इसकी जो ये विड्थ है, इस विड्थ को क्या कहते हैं? बीटा। पर इस विड्थ, इसकी पहली की यहां से दूरी x होती है, इसी प्रकार इसकी दूरी को भी क्या बोला जाता है? x बोला जाता है। फ्रिंज की दूरी को x बोला जाता है और फ्रिंज की विड्थ को बीटा बोला जाता है। अब ये किसकी बात कर रहा है? थर्ड मैक्सिमा की बात कर रहा है। और थर्ड मैक्सिमा के लिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज n लैम्बडा d डिवाइडेड बाय d, और n की वैल्यू 3 है और लैम्बडा की वैल्यू कितनी? 5000 गुणा में 10⁻⁻10 गुणा में इस d की वैल्यू क्या होगी? 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो बटे में क्या आएगा? 100। और स्मॉल d की वैल्यू क्या? 0.2 mm, दैट इज 0.2 mm। mm को करोगे तो 10⁻³ निकाल लीजिए x की वैल्यू, आ गई आपके सामने x। कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सिंप्लीफाइड आपको इसको समझना है पहले, ये समझ आ गया तो उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन हो जाए। तो ये सब आपको याद होना चाहिए और करना पड़ेगा, तभी आपका काम बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। अगला क्वेश्चन, ये भी एक नीट का ही क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसको अच्छे मजेदार तरीके से करते हैं। ए लीनियर अपर्चर हुज विड्थ इज, लीनियर अपर्चर दे रखा है जिसकी विड्थ आपको है 0.02 सेंटीमीटर, 0.02 सेंटीमीटर उसकी विड्थ दे रखी है, ए मान लीजिए इसको। इज प्लेस्ड इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है 60 सेंटीमीटर। द अपर्चर इज इल्यूमिनेटेड नॉर्मली बाय पैरेलल बीम ऑफ वेवलेंथ, इस पूरे को इस वेवलेंथ से इल्यूमिनेट कर दिया, दैट इज 10⁵ सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क बैंड ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन इज, फर्स्ट डार्क बैंड की बात कर रहा है, पहले डार्क बैंड की बात कर रहा है। और पहला डार्क बैंड कहां मिलेगा? दैट इज λ/2, यानी कि डार्क बैंड की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंटरफ्रेंस का मैक्सिमा है वहां जाके उसका मिनिमा बन जाता है। तो डिस्टेंस की बात कर रहा है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दैट इज x इज इक्वल टू दैट इज फर्स्ट की बात कर रहा है तो λd डिवाइडेड बाय में d, इस प्रकार, यानी कि उसका मैक्सिमा उसका मिनिमा बन जाता है, इस प्रकार होता है। तो आपको ये जो है फोकल लेंथ आपको जो प्रोवाइड की गई है, जब फोकल लेंथ आपको दे दी जाए तो ये वैल्यू लगभग किसके बराबर होती है? d के बराबर ही होती है। तो इसलिए इस फोकल लेंथ को ही, जो आपको फोकल लेंथ है उसी की तरह हम किसका क्या करेंगे? d का यूज। तो हमारे पास d आ गया, जो आपको f दे रखा है वही d है, आपको पजल करने के लिए दिया है। ये जो f है फोकल लेंथ है, ये लगभग किसके बराबर होती है? d के बराबर। तो x निकालने के लिए लैम्बडा आपके पास ये रहा, d आपके पास ये रहा, a आपके पास, a को ही d कहते हैं भाई, इसको ही d कहते हैं, इसको a बोलो या d बोलो, सब की वैल्यू रख लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए, उत्तर आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिर से YDSC का क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने मिक्स डाल रखे हैं ताकि आपको एक पैटर्न, अगर मैं सारे डिफ्रेक्शन के डालता फिर यंग्स के डालता तो उससे एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपकी सोच एक तरफ बढ़ जाती है। तो मैं आपको मिक्स देके आपको ये दिखाना चाहता हूं, आपको वो भी एक टाइम पे याद करना, वो भी एक टाइम पे, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन ही आएंगे उधर। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट 2 कोहेरेंट सोर्स आर प्लेस्ड 0.9 mm अपार्ट, यानी कि दोनों को कितने दूरी पे अपार्ट रख दिया? 0.9 mm अपार्ट, ठीक है। एंड फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड 1 मीटर अवे, मतलब 1 मीटर अवे का मतलब d की वैल्यू कितनी दे दी? 1 मीटर, 1 मीटर अवे, ऑब्जर्व्ड एट 1 मीटर अवे। इफ इट इज प्रोड्यूस्ड सेकंड डार्क फ्रिंज एट डिस्टेंस 1 mm फ्रॉम सेंट्रल, मतलब x की वैल्यू कितनी दे दी? 1 mm, और इस 1 mm पे कौन सी मिल रही है? n इज इक्वल टू 2, यानी कि सेकंड डार्क मिल रही है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज्ड वुड बी, वो बतानी है। और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर इस x की वैल्यू सेकंड डार्क फ्रिंज के लिए होती है, दैट इज 2n-1 फार्मूला, एंड लैम्बडा d डिवाइडेड बाय में 2 इंटू d के बराबर। अब सेकंड है तो n की वैल्यू 2 है,
अब x की वैल्यू आपके पास 1 mm है, 1 mm को चेंज करोगे तो 10⁻³ इसके साथ इज इक्वल टू, तो 2 की वैल्यू रखोगे तो 2 दूनी 4 -1 3, तो यहां पे आ जाएगा 3 इंटू लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कैपिटल डी है 1 मीटर, ये रहा, और डिवाइडेड बाय में 2d, तो 2 और d के साथ क्या होगा 0.9 mm, इस तरह से। अब इसको सोल्व कर लीजिए, आपके पास उत्तर हो जाएगा ये आ जाएगा ऊपर, इसकी जगह 10⁻, देखो 9 दूनी 18 दैट इज 1.8, इसको ऊपर ले लिया, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और इस mm के नाम का एक और 10⁻³ लगा दिया, इस पूरे को ऊपर उठा के ले गए, बटे में कौन कर दिया 3, इस तरफ कौन बचेगा लैम्बडा, तो यहां हो जाएगा 3 × 18 मतलब 0.6, तो 6 गुणा 10⁻³ 10⁻³ -6 और एक इसके नाम का, तो 10⁻⁷ इस प्रकार, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, अब ये सेंटीमीटर में दे रखा है भाई, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में बना लो तो सेंटीमीटर में ये आ जाएगा उत्तर इसका। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी ए 0.4 mm, फ्रिंज विड्थ मतलब बीटा कितना दे रखा है 0.4 mm के बराबर, इस प्रकार। इफ द होल अपरेटस इज इमर्स्ड इन द वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पूरे अपरेटस को वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 में डाल दिया जाए विदाउट डिस्टर्बिंग द जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट, मतलब कैपिटल डी और स्मॉल डी की वैल्यू को कोई चेंज नहीं किया, इसका मतलब होता है जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट, द न्यू फ्रिंज विड्थ विल बी, आप बीटा का फार्मूला देखिए इज इक्वल टू में लैम्बडा डी डिवाइडेड बाय डी, इन दोनों को चेंज नहीं किया तो बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। अब लैम्बडा में कैसे चेंज आता है, दैट इज लैम्बडा डैश इज इक्वल टू लैम्बडा बाय म्यू, उसी प्रकार बीटा में चेंज आएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो नया बीटा हो जाएगा दैट इज बीटा डिवाइडेड बाय में म्यू, पहले बीटा कितना था 0.4 बटे में नया 4/3 यानी कि 4 यहां 3 यहां, इससे कैंसिल आउट हो गए 0.1, तो उत्तर आ जाएगा 0.3 mm के बराबर, तो उत्तर कितना आ जाएगा 0.3 mm के बराबर आ जाएगा, इस प्रकार से। तो सिंपल सी बातें, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन मुश्किल नहीं आते, बेसिक कंसेप्ट आपको पता है तो आपको पता चल जाएगा सारी बातें। अब की बार मैं यही बात करूंगा कि ये बेसिक कंसेप्ट जो आपको बताए गए हैं अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, तो हो सकता है कि कुछ बच्चों को मालूम हो कुछ को नहीं, पर आगे से मैं यही काम करूंगा कि पहले स्टार्ट करेंगे अभी से विद इन 5 to 6 डेज पूरे नीट 2025 के लिए, और साथ साथ अब की बार आपको केमिस्ट्री भी प्रोवाइड करेंगे, जून के अंदर आपकी केमिस्ट्री देंगे और अभी से आपका फिजिक्स दोनों एक साथ बैच शुरू करेंगे, इसलिए चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड विद ब्लू एंड ग्रीन, ब्लू और ग्रीन लाइट के साथ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया। वेवलेंथ दोनों की प्रोवाइड कर रखी है कि 4360 और एक की 5460 एंगस्ट्रॉम है रिस्पेक्टिवली। इफ x इज द डिस्टेंस ऑफ फोर्थ मैक्सिमा फ्रॉम द सेंट्रल वन, अब फोर्थ मैक्सिमा x इज द फोर्थ मैक्सिमा मतलब n लैम्बडा d डिवाइडेड बाय में d, फार्मूला ये हो गया। अब n की वैल्यू 4 मतलब ये x है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया वेवलेंथ के, इस प्रकार हो गया। अब आपको पता होना चाहिए एक तो आपके पास है ग्रीन और एक आपके पास है ब्लू, ठीक है, एक है ग्रीन और एक है ब्लू। अब विबग्यो को फिर से याद कीजिए, ठीक है, तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वॉयलेट की सबसे कम, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो यहां पे सबसे पहले आएगा कौन ग्रीन, तो ग्रीन की वेवलेंथ ज्यादा और फिर कौन है ब्लू, ब्लू की कम, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी विड्थ ये जो x है उसकी वैल्यू भी ज्यादा, तो मतलब x ऑफ ग्रीन ज्यादा होगा किससे x ऑफ ब्लू से, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ आ गया ना, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी x जो डिस्टेंस है ग्रीन की वो ज्यादा, तो ग्रीन की ज्यादा डिस्टेंस होगी और ब्लू की डिस्टेंस कम होगी। ये रहा आपके सामने उत्तर। Assume that light of wavelength 600 नैनोमीटर is coming from star, ये मान लीजिए कि 600 नैनोमीटर की लाइट स्टार से आ रही है, मतलब वेवलेंथ दे रहा है कितनी 600 नैनोमीटर। द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप हुज ऑब्जेक्टिव हैज डायमीटर, जिसके ऑब्जेक्टिव का डायमीटर है 2 mm, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। अब आप यहां पे कुछ बातें समझना, रिजोल्विंग पावर जो होती है टेलीस्कोप की, सबसे पहले मैं बात करता हूं टेलीस्कोप की, वो होती है d डिवाइडेड बाय में 1.22 लैम्बडा, और इस रिजोल्विंग पावर का उल्टा वो कौन होता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, जिसको आप कह सकते हो डेल्टा थीटा। तो अगर हम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन डेल्टा, इसको क्या बोला जाता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन,
अगर डेल्टा थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो इसका उल्टा कर दो क्योंकि इनवर्सली है, तो ये हो जाएगा 1.22 लैम्बडा डिवाइडेड बाय डी के बराबर। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फार्मूला 1.22 लैम्बडा डिवाइडेड बाय डी। तो आपको याद होना चाहिए कौन, रिजोल्विंग पावर केवल किसकी, टेलीस्कोप की। इसका उल्टा कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगी, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। एक को याद रख लो, चाहे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को याद रख लो, चाहे रिजोल्विंग पावर को, उसका उल्टा करना होता है, एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो 1.22 लैम्बडा है 600 नैनोमीटर, इसके नाम का 10⁻⁹ और डी कितना है 2 मीटर, तो यहां बटे में 2, तो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 300। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 इंटू 3 इंटू 10⁻⁷ 3.66। अगली अगली वैल्यू दे रखी 3.66, तो ये वाला उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन है डिफ्रैक्शन का, क्वेश्चन नंबर 33। ए डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट विड्थ फॉर द फर्स्ट मिनिमा इज ऑब्जर्व्ड एट एंगल। पहला मिनिमा कहां पे ऑब्जर्व हो रहा है, दैट इज 30 डिग्री के ऊपर पहला मिनिमा हो रहा है। When light of wavelength 5000 angstrom is incident on the slit, the first secondary maxima observed at an angle. सेकेंडरी मैक्सिमा देखिए, सिंगल स्लिट विड्थ 4, अभी इसकी 4 mm है या मीटर वो नहीं दे रखा। द फर्स्ट मिनिमा इज ऑब्जर्व्ड एट एंगल 30 डिग्री, पहला मिनिमा, तो a sin थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा के बराबर होता है। अब एंगल कितना 30 डिग्री, तो साइन 30 दैट इज साइन 30, ये है a इज इक्वल टू लैम्बडा। तो यहां पे कितना आ गया, इसकी साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 किसके बराबर होगा, लैम्बडा के बराबर होगा ये, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इज ऑब्जर्व्ड एट, सेकेंडरी मैक्सिमा की बात कर रहा है। अब सेकेंडरी मैक्सिमा देखिए, मैक्सिमा कहां मिलता है, लैम्बडा बाय 2 पे, 3 लैम्बडा बाय 2 पे, 5 लैम्बडा बाय 2 पे, पता होगा ना, आपको बताया गया होगा, नहीं बताया तो मैं बता दूं, ये जो आपको मिलता है वो मिलता है दैट इज 2n-1 इंटू लैम्बडा बाय 2। अब पहले n की वैल्यू को 0 करो तो लैम्बडा बाय 2, दूसरे के लिए n की वैल्यू 1 को पुट करो तो 2 एकम 2 माइनस 1, ये हो जाएगा। तो उसके बाद, और चाहे आप इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ माइनस है तो यहाँ 1 से स्टार्ट करो, 1 पुट करोगे तो 2 एकम 2 माइनस 1, 1 बचा, तो लैम्बडा बाय 2। n की वैल्यू 2 तो उसको कहेंगे सेकेंडरी, n की वैल्यू कितनी होगी 2, तो 2 दूनी 4 माइनस 1, तो 3 लैम्बडा बटे 2। अब कहोगे सर 0 क्यों रखा, 0 तब रखेंगे जब यहां पे n की वैल्यू प्लस में लेंगे। अगर मैं इसको प्लस में लेता, यहां प्लस ले लेता तो यहां 0 से स्टार्ट करता, अगर यहां माइनस लेता हूं तो फिर स्टार्ट करो किससे, 1 से, याद रखना भाई, याद रखना। अगर यहां 2n-1 ले रहा हूं तो 1 से शुरू होगा, और 2n+1 ले रहा हूं तो 0 से शुरू होगा, यह बात आप ध्यान रखना इस फार्मूले में, क्योंकि ओड नंबर को 2n-1 से भी डिनोट करते हैं, 2n+1 से भी। तो प्लस वाले के लिए 0 और माइनस वाले के लिए 1, तो ये होगा 3 लैम्बडा बाय 2 के ऊपर। तो जब a sin थीटा की वैल्यू 3 लैम्बडा बाय 2 हो जाए, 3 लैम्बडा बाय 2, जब a sin थीटा लैम्बडा के बराबर है तो वो किसके बराबर है, उसका पहला मिनिमा है, मिनिमा है वो पहला। अगर सेकेंडरी मैक्सिमा बनाना है तो a sin थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 लैम्बडा बटे 2। अब देखिए a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 लैम्बडा, a की वैल्यू निकालेंगे तो 2 लैम्बडा। हमने इस साइन थीटा को निकालना है तो यहां डैश लिख लो, क्योंकि थीटा तो पहले निकाल लिया, तो ये थीटा डैश, तो 3 लैम्बडा बटे 2, लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल, ये हो जाएगा साइन थीटा डैश इज इक्वल टू 3/4। ये निकालेंगे तो साइन इनवर्स 3/4, साइन इनवर्स 3/4, साइन इनवर्स 3/4। इस प्रकार से किया, साइन थीटा डैश आ गया तो उसको उल्टा करेंगे तो थीटा डैश कितना हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 3/4 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द 2 स्लिट्स आर 1 mm अपार्ट। 2 स्लिट्स कितनी अपार्ट है, 1 mm के अपार्ट है, 1 mm के बराबर है। एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे, मतलब d की वैल्यू कितनी दे दी, 1 मीटर, इसके बराबर। ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, कितनी नैनोमीटर, दैट इज 500 नैनोमीटर, इस मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ की बात कर रहा है, इज यूज्ड, व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट फॉर ऑब्टेनिंग 10 मैक्सिमा, कितनी होनी चाहिए फॉर 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट। अब 10 मैक्सिमा और डबल स्लिट दैट इज लैम्बडा बाय डी, इस प्रकार ये 10 मैक्सिमा हो गया, 10th मैक्सिमा 10 लैम्बडा बाय डी इज द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट। अब सिंगल स्लिट का सेंट्रल मैक्सिमा हो जाएगा 2 लैम्बडा डी बाय में डी, इस प्रकार। ए मोनोक्रोमेटिक लाइट 500 नैनोमीटर यूज, व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट फॉर ऑब्टेनिंग
10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट विद द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट पैटर्न, यानी कि उसके 10 मैक्सिमा किसके अंदर आ जाते हैं, सिंगल स्लिट के सेंट्रल मैक्सिमा के बराबर। तो हमें किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, विड्थ ऑफ ईच स्लिट ऑब्टेनिंग 10 मैक्सिमा, यानी कि प्रत्येक स्लिट की विड्थ किसके बराबर होनी चाहिए। तो विड्थ तो ये होगी, ये तो फार्मूला किसका, विड्थ का, जिसको हम क्या कहेंगे, बीटा। तो ये 10 बीटा किसके बराबर होना चाहिए, दैट इज 2 इंटू लैम्बडा डी डिवाइडेड बाय डी के बराबर। इससे कैंसिल किया तो कितना आ गया, 5। यहां बीटा की वैल्यू निकालोगे तो दैट इज लैम्बडा डी डिवाइडेड बाय में 5 डी के बराबर। ठीक है भाई, बीटा आ गया भाई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, मोनोक्रोमेटिक द विड्थ ऑफ ईच स्लिट ऑब्टेनिंग व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट। अब आपको विड्थ बतानी है, विड्थ की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो विड्थ की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो आपको यहां पे ध्यान देना होगा कि इसको हम किससे लिखते हैं, ए से। इसको हम किससे लिखते हैं, ए से। 2 लैम्बडा डी बाई डी इंटू ए के बराबर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां बीटा की वैल्यू रखें फिर से, दैट इज लैम्बडा डी डिवाइडेड बाय डी इज इक्वल टू लैम्बडा डी डिवाइडेड बाय में 5a। ए की वैल्यू पूछ रहा है भाई इसमें, इसलिए हमने यहां पे ए करना पड़ा। यहां पे हमने क्या किया, ये तो किसका हो गया, मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट, और ये कितना होगा, मिनिमा, सॉरी ये होगा सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट, जिसको डिफ्रैक्शन कहते हैं। और सिंगल स्लिट में ए का यूज करते हैं या डी का यूज करते हैं। अब देखो क्या होगा, इस डी से डी कैंसिल, अब क्या बच गया, लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल, अब क्या हो जाएगा, 5 बटे डी इज इक्वल टू ए के बराबर हो जाएगा। 5 बटे डी किसके बराबर, ए के बराबर। तो 5 बटे डी की वैल्यू कितनी है, 1 mm, ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -3 ऊपर इज इक्वल टू ए, इस प्रकार हो जाएगा। तो ये हमने किसके लिए निकाला, सेंट्रल। तो इसके उत्तर की बात करते हैं, तो यहां तो उत्तर कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, ध्यान दो मिस्टेक कहां हुई है। अगर लैम्बडा से लैम्बडा डी से डी तो 5 है ऊपर, यहां पे देखो, यहां पे हमने मिस्टेक कर दी भाई, ध्यान से देखो भाई, 5 ऊपर जाएगा और इस तरफ कौन आएगा, डी आएगा, तो ए किसके बराबर होगा, डी बटे 5 के बराबर होगा भाई। उल्टा कर दिया हमने, यहां से यहां हमने मिस्टेक बना दी है, इसलिए हमारे पास यहां जो ए की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, डी बटे 5, दैट इज डी बटे 5। डी की वैल्यू कितनी, 1 mm, 10 टू द पावर -3 और डिवाइडेड बाय में 5, इसको करोगे तो 0.2 आ जाएगा और साथ में कौन रहेगा, mm रहेगा, तो 0.2 mm। यहां मिस्टेक हो गई थी, हमने इसको डायरेक्ट 5 बटे डी कर दिया था, जो गलत है, क्योंकि ए भी है ना इसके साथ, तो 5 है इस तरफ, डी इस तरफ, तो 5 है डी के बराबर, उस प्रकार हो गया। तो दोबारा से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करूं तो कुछ इस तरह से है। इसने कहा कि 10th जो मैक्सिमा है तो उसकी वैल्यू होगी 10 लैम्बडा डी बाई डी, वो किसके बराबर है, सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट। तो सेंट्रल मैक्सिमा 2 गुना होता है, नहीं पता तो बता देता हूं, सेंट्रल मैक्सिमा 2 गुना होता है, तो 2 लैम्बडा डी बाई ए, और सिंगल स्लिट में उस विड्थ को ए लिखते हैं। तो इसने किसकी वैल्यू पूछी है, विड्थ स्लिट, स्लिट की विड्थ पूछी है, स्लिट विड्थ की बात कर रहा है, मतलब ए की बात कर रहा है, ये स्लिट की विड्थ पूछी है, फ्रिंज विड्थ नहीं पूछी। फ्रिंज विड्थ पूछती तो डी निकालते, मैं स्टार्टिंग में इसको डी निकालने के लिए, बिट्टा निकालने के लिए चल पड़ा था, बट इसने यहां पे फ्रिंज की विड्थ नहीं पूछी, इसने स्लिट की विड्थ पूछी है, वो होती है ए के बराबर, किसकी, सिंगल स्लिट वाली। इसलिए एट द फर्स्ट मिनिमा adjacent to the central maxima of a single slit diffraction pattern, the phase difference between the Huygens wavelet from the edge of a slit and the wavelet from the midpoint of a slit। अब देखो, मान लिया जाए यहां से एक रे ऑफ लाइट गई और ये मिड है और एक मिड से गई, अगर इस टोटल की विड्थ ए के बराबर है तो इस आधे की कितनी हो जाएगी, a/2। सेंटर की बात कर रहा है ना, सेंटर से देखो, मिड पॉइंट ऑफ द स्लिट, पूरी स्लिट ए थी और मिड पॉइंट कितना होगा, a/2 के ऊपर। तो क्या कह रहा है, एट द फर्स्ट मिनिमा एडजेसेंट टू द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ ए सिंगल स्लिट। अब देखिए, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा, इसके एडजेसेंट में पहला मिनिमा हो गया, इसके एडजेसेंट में क्या हो गया, पहला मिनिमा, और जो पहला मिनिमा बनेगा वो किसके बराबर, पहला मिनिमा हो गया ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, दैट इज a sin थीटा इज इक्वल टू, पहला मिनिमा की बात कर रहा है तो पहला मिनिमा कहां पे होता है, लैम्बडा पे होता है, दैट इज फर्स्ट मिनिमा इज लैम्बडा, इज वेवलेट फ्रॉम द एज ऑफ ए स्लिट एंड वेवलेट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द स्लिट। अब मिड पॉइंट की बात कर रहा है भाई, मिड पॉइंट मतलब जहां इसकी वैल्यू a/2 हो गई, तो वहां पे हमें क्या बताना, उसका हमें फेज डिफरेंस बताना। तो फेज डिफरेंस का फार्मूला होता है डेल्टा पाई डिवाइडेड बाय में 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय में लैम्बडा। इस प्रकार फाई की वैल्यू निकालनी है तो डेल्टा फाई किसके बराबर होगा, दैट इज डेल्टा एक्स
डिवाइडेड बाय में लैम्बडा इंटू में 2 पाई, इस प्रकार हो गया। अगर आपको इस पाथ डिफरेंस की वैल्यू कहीं से मिल जाए तो आप ऑटोमेटिक क्या निकाल लोगे, आप ऑटोमेटिक इस फेज डिफरेंस को निकालोगे। तो सबसे पहला काम क्या, फेज जो हमारा पाथ डिफरेंस निकालना। तो ये हमारे पास a है और ये a/2 के बराबर है, a/2 के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट से उठाया। और a sin थीटा किसके बराबर है, लैम्बडा के बराबर है। अगर मैं इस a/2 के लिए पाथ डिफरेंस की वैल्यू को लिखूं जिसको आपने डेल्टा x बोला है, तो वो कितना हो जाएगा, दैट इज a/2 इंटू इंटू साइन थीटा। क्योंकि यहां पे a/2 विड्थ हो चुकी है, यहां की बात कर रहा है, पहले हमने पूरे की बात की, अब ये कह रहा है इसके और इसके बीच की बात करो, आधे की। तो अब a sin थीटा की वैल्यू क्या है, लैम्बडा, दैट इज a sin थीटा इज लैम्बडा। a sin थीटा लैम्बडा है तो पाथ डिफरेंस हो गया लैम्बडा/2, तो दैट इज पाथ डिफरेंस। ठीक है भाई, तो ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या कहता है, a/2 के ऊपर पाथ डिफरेंस है a/2 sin थीटा, और हमें पता है a sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, लैम्बडा, उसको यहां रख दिया, तो पाथ डिफरेंस आ गया लैम्बडा/2 के बराबर। पाथ डिफरेंस लैम्बडा/2 इंटू 2 पाई और बटे में क्या, लैम्बडा, लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल, 2 से 2, तो उत्तर क्या आ गया, पाई के बराबर आ गया। तो उत्तर किस प्रकार आ गया, ये पाई के बराबर, तो उत्तर हो गया पाई रेडियन के बराबर। 36 An astronomical refracting telescope will have a larger angular magnification and high angular resolution. लार्जर उसकी एंगुलर मैग्निफिकेशन हो और लार्जर उसका जो है हाई एंगुलर रिजोल्यूशन हो, व्हाट व्हेन इट हैज ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ। अब देखिए टेलीस्कोप के मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है एक तो f0/fe, आपको बताया था, आपको ये बात समझा रखी, ये वैल्यू किसके बराबर होती है, f0/fe, पिछले चैप्टर के अंदर इसके न्यूमेरिकल भी हमने किया था। और दूसरा एंगुलर रिजोल्यूशन की बात कर रहा है तो वो किसके बराबर होता है, एंगुलर रिजोल्यूशन, देखो रिजोल्विंग पावर का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, दैट इज d डिवाइडेड बाय में 1.22 इंटू लैम्बडा, इसके बराबर होता है। तो अब हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर ऑब्जेक्टिव लेंथ की फोकस ज्यादा है, स्मॉल फोकल लेंथ, तो गलत हो गया उत्तर। लार्ज फोकल लेंथ एंड स्मॉल डायमीटर, लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज डायमीटर, स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल डायमीटर, स्मॉल फोकल लेंथ वाला ये ऑप्शन भी गलत। अब कितने, देखो स्मॉल फोकल लेंथ वाले तो उत्तर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रिजोल्विंग पावर जिसको एंगुलर रिजोल्यूशन कहते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, डी के। तो मतलब जिसका डायमीटर ज्यादा उसकी एंगुलर रिजोल्यूशन ज्यादा, और जिसका फोकल लेंथ ज्यादा उसकी मैग्निफिकेशन भी ज्यादा। तो क्या होना चाहिए, लार्ज फोकल लेंथ एंड स्मॉल, ना गलत, लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज डायमीटर होना चाहिए, लार्ज फोकल लेंथ और लार्ज डायमीटर। क्यों, क्योंकि जब आप बात करते हो ये डी है डायमीटर, तो जितनी ज्यादा डायमीटर उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, रिजोल्विंग पावर हो जाएगी। 37 ए बीम ऑफ लाइट लैम्बडा 600 नैनोमीटर, एक बीम ऑफ लाइट का लैम्बडा दे रखा है 600 नैनोमीटर के बराबर, फ्रॉम द डिस्टेंस सोर्स फॉल्स ऑन ए सिंगल स्लिट 1 mm वाइड, सिंगल स्लिट पे हो रहा तो ए की वैल्यू कितनी दे दी, 1 mm के बराबर प्रोवाइड कर दी। द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन 2 मीटर अवे, जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा वो कितनी दूरी के ऊपर, स्क्रीन 2 मीटर अवे, यानी कि कैपिटल डी की वैल्यू दे रहा है, लैम्बडा मतलब 600 नैनोमीटर, ए की वैल्यू 1 mm और कैपिटल डी की वैल्यू 2 mm के बराबर। द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन अ बीम ऑफ लाइट 600 नैनोमीटर फ्रॉम ए डिस्टेंस सोर्स आइदर साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज, क्या कर रहा है, ए बीम ऑफ लाइट इतनी द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंज, फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहां बनेगी, दैट इज लैम्बडा डी डिवाइडेड बाय ए। मान लिया जाए ये सेंट्रल मैक्सिमा है, इसके ऊपर पहली यहां बनी लैम्बडा डी बाय ए, और इसके नीचे भी इतनी बनेगी लैम्बडा डी बाय ए। अगर मैं इस टोटल को निकालना चाहूं तो इसका कितना कर दूं, 2 टाइम्स कर दूं, दैट इज 2 लैम्बडा डी बाय ए। और यही बात पूछ रहा है, डिस्टेंस सोर्स आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्स ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के ऊपर भी और नीचे भी। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ब्राइट है, तो इससे ऊपर भी लैम्बडा डी बाय, नीचे भी लैम्बडा डी बाय, दोनों को करोगे तो 2 लैम्बडा डी बाय ए। तो 2 लैम्बडा की वैल्यू 600 नैनोमीटर, उसको चेंज कर लो 10⁻⁹ से, ठीक है, 2 लैम्बडा डी। अब डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 मीटर, और ए की वैल्यू कितनी है, 1 mm, दैट इज 10⁻⁻3। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 6 24, 2 जीरो जाएगा तो यहां 10⁻⁻7, ये ऊपर जाएगा प्लस का 10⁻3, तो उत्तर कितना आना चाहिए इसका, 24 गुना में 10⁻⁻4 के बराबर। और सिंप्लीफाई करोगे तो इसको कह सकते हो 2.4 mm, दैट इज 2.4 mm के बराबर।
38 द रेशियो ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला फिर से आपको याद होना चाहिए, वो होता है 2 म्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय में लैम्डा, इसके बराबर 2 म्यू साइन थीटा बाय लैम्डा। टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर का क्या था, d बाय 1.22 लैम्डा, याद रखना है। और इसका क्या होता है 2 म्यू साइन थीटा बाय में लैम्डा के बराबर होता है। ऑफ 2 वेवलेंथ, अब रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इस प्रकार। तो पहले की रिजॉल्विंग पावर डिवाइडेड बाय में दूसरे की रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू बटे में पहले की वेवलेंथ और बटे में दूसरे की वेवलेंथ, इस प्रकार। आपको दोनों की वेवलेंथ दे रखी है, निकाल लो रेशो। नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, रिजॉल्विंग पावर पे क्वेश्चन है 2017 के अंदर। हुआ क्या है कि एक की वेवलेंथ ये है, एक की वेवलेंथ ये है, तो वेवलेंथ रिजॉल्विंग पावर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। माइक्रोस्कोप के लिए ए पैरेलल बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन नैरो स्लिट। क्या कह रहा है कि एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की बीम है, वो नैरो मतलब परपेंडिकुलरली स्क्रीन के ऊपर आके फॉल्स हुई। A fluorescent screen is placed at large distance from the slit. If speed of the electron is increased, which of the following statement is correct? क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझो। एक पैरेलल बीम, जैसे कि हमारी स्लिट की विड्थ है, एक पैरेलल बीम इलेक्ट्रॉन की आई और इससे जाके टकरा गई। जैसे ही पैरेलल बीम इससे आके टकरा गई है, अब हमने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बढ़ा दिया, तो क्या होगा, ये बात पूछ रहा है। जब हम स्पीड को बढ़ाएंगे तो आपको पता है लैम्डा इज h बाय में m इंटू वी, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को जानते होगे। और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या कहती है कि लैम्डा किसके बराबर होता है, लैम्डा इज h बाय एम वी के बराबर होता है। तो अगर आपने इस वेलोसिटी को बढ़ा दिया है तो लैम्डा कम हो गया, मतलब वेवलेंथ कम। अब द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल डिक्रीज। एंगुलर विड्थ का फार्मूला क्या होता है, दैट इज लैम्डा बाय में ए, इसके बराबर। अगर लैम्डा डिक्रीज हो गया तो एंगुलर विड्थ को डिक्रीज होना पड़ेगा। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल बी अनफेक्टेड, गलत बात। डिफ्रैक्शन पैटर्न इज नॉट ऑब्जर्व्ड, ये भी गलत बात। द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा और डिफ्रैक्शन पैटर्न विल बी इंक्रीज, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वेलोसिटी को बढ़ाया है, लैम्डा डिक्रीज हुई है, लैम्डा डिक्रीज है तो एंगुलर विड्थ को भी क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा, इसलिए उत्तर क्या आएगा, डिक्रीज वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेलल बीम ऑफ लाइट वेवलेंथ lambda is incident normally on a narrow slit. A diffraction pattern formed on a screen placed perpendicular to the direction of incident beam at a second minima of diffraction pattern. The phase difference between ray coming from the two edge of slit. दो edge of slit से आएंगे तो उनका phase difference, तो a sin थीटा किसके बराबर होता है भाई, लैम्डा के बराबर होता है। और ये a sin थीटा को ही हम क्या कहते हैं, पाथ डिफरेंस कहते हैं, पाथ डिफरेंस। पर एट सेकंड मिनिमा की बात कर रहा है भाई, दूसरे मिनिमा की बात कर रहा है, दूसरा मिनिमा हमें प्राप्त होना है। और दूसरा मिनिमा हो जाएगा तो यहां लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज 2। दूसरे मिनिमम के लिए लैम्डा 2 के बराबर हो जाएगा। अब मिनिमा हमारे पास क्या फार्मूला होता है मिनिमा के लिए, एन लैम्डा। क्यों, क्योंकि जो मैक्सिमा का फार्मूला इंटरफेरेंस का था वो डिफ्रैक्शन में आके मिनिमा बन जाता है। तो ये उत्तर क्या है, 2 लैम्डा। तो यहां पे क्या हो गया, 2 लैम्डा के बराबर हो गया। अब ये पाथ डिफरेंस, फिर से फेज डिफरेंस निकालना है, बटे 2 पाई, ऊपर कौन रहेगा, पाथ डिफरेंस, और बटे में क्या, लैम्डा। पाथ डिफरेंस कितना है, 2 लैम्डा, बटे में लैम्डा, कैंसिल आउट, ऊपर जाएगा तो उत्तर हो गया डेल्टा फाई 2 पाई के बराबर हो गया। तो उत्तर क्या हो गया, 4 पाई। तो 4 पाई सी वाला, ये उत्तर है आपका 4 पाई। द एंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ 10 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ टेलीस्कोप एट वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज ऑर्डर ऑफ। एंगुलर रिजोल्यूशन की बात कर रहा है, मतलब थीटा की बात कर रहा है, और किसकी, टेलीस्कोप की। अब देखिए हमारे पास जो रिजोल्विंग पावर है वो किसके बराबर होती है, दैट इज डी डिवाइडेड बाय में 1.22 इंटू लैम्डा, इस प्रकार। बट 5000 एंगस्ट्रॉम की बात कर रहा है, और उसके हमें किसकी बात करनी है, हमें एंगुलर रिजोल्यूशन की बात करनी है। द एंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ ए 10 सेंटीमीटर डायमीटर, जिसका डायमीटर क्या है, 10 सेंटीमीटर है, और टेलीस्कोप एट वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। अब अगर मैं इसकी थीटा की बात करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, दैट इज 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय में कैपिटल डी, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल डी। और ये कौन है, ये आपके पास है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, दैट इज लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन और लिमिट ऑफ। ठीक है भाई, तो रिजोल्यूशन और एंगुलर रिजोल्यूशन की बात करनी है तो हमें किसकी बात करनी है, थीटा की। एंगुलर रिजोल्यूशन थीटा मतलब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, ये तो कौन है, रिजोल्विंग पावर। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन करेंगे तो उल्टा कर दो, तो यहां पे आ जाएगा दैट इज 1.22 लैम्डा गुणा में किसके बराबर, गुणा में डी, डी लैम्डा, सॉरी लैम्डा कितना, 5000,
दैट इज 5000 एंगस्ट्रॉम के नाम का 10⁻⁻², डिवाइडेड बाय डी डायमीटर, डायमीटर 10 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय 10⁻², इस प्रकार। तो उत्तर आ जाएगा आपके पास। ए टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर डायमीटर, उसका डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर के बराबर है, एंड इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस 1 किलोमीटर फ्रॉम टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट से 1 किलोमीटर दूरी पे है। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट विच कैन बी रिजोल्व्ड बाय द टेलीस्कोप व्हेन मीन वेवलेंथ इज 5000 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। जब उसकी मीन वेवलेंथ किसके बराबर है 5000 एंगस्ट्रॉम के बराबर। मान लिया जाए दो ये पॉइंट कितनी दूरी के ऊपर रखे जाए, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट, मान लिया जाए मिनिमम डिस्टेंस है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की एस, एक ऑब्जेक्ट ये रहा, एक ऑब्जेक्ट ये रहा, ये एंगल कौन हो गया थीटा, तो ये मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी एस के बराबर, विच कैन बी रिजोल्व्ड बाय टेलीस्कोप व्हेन मीन वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम, ये वेवलेंथ है, इज ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ डायमीटर, जिसका डायमीटर क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, और वो कितनी दूरी के ऊपर प्रेजेंट है 1 किलोमीटर की दूरी। अब एक बात सोचिए, अगर आप थीटा की वैल्यू निकालो तो एंगुलर रिजोल्यूशन में तो वो किसके बराबर होती है, दैट इज एंगुलर रिजोल्यूशन। एंगुलर रिजोल्यूशन की बात करोगे तो फॉर्मूला क्या होता है टेलीस्कोप का, दैट इज 1.22 लैम्बडा डिवाइडेड बाय डी, ये किसका है एंगुलर रिजोल्यूशन का है, ठीक है, दैट इज द फार्मूला ऑफ एंगुलर रिजोल्यूशन। ये डायमीटर डी दे रखा है आपको, लैम्बडा आपको प्रोवाइड कर रखा है, दोनों चीजें आपको प्रोवाइड कर दी, और दोनों चीजें प्रोवाइड कर दी तो यहां से क्या निकाल लिया थीटा, और यही थीटा है, ये थीटा यही थीटा, और ये थीटा किसके बराबर हो जाएगा एंगल एस अपॉन में आर्क, इसको आर बोल दिया, डिवाइडेड बाय आर। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क इज एस और रेडियस इज आर। हुआ क्या है ध्यान से समझिए, दो ऑब्जेक्ट को एस दूरी के ऊपर रख दिया, इस एस की वैल्यू को बताना है, यहां से आ तक की दूरी है आर। अगर मुझे कहीं से एंगल का पता चल जाए किसका, इसका, उसके लिए हमने किसका यूज किया टेलीस्कोप की लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को ही क्या कहते हैं थीटा, जिसकी वैल्यू 1.22 लैम्बडा बाय डी, इसके बराबर। अगर हमारे पास यहां से थीटा निकाल लिया जो कि 1.22 लैम्बडा बाय डी के बराबर है, तो थीटा क्या होगा एंगल अपॉन में जो है आर, एंगल इज इक्वल टू में आर्क अपॉन रेडियस, दैट इज एस बाय आर के बराबर। तो यहां पे थीटा आ गया, यहां से ये आ गया, तो दोनों को क्या कीजिए थीटा इज एस बाय आर इक्वेट कीजिए, दैट इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा डिवाइडेड बाय डी, क्योंकि ये भी थीटा, दोनों को क्या कर दिया इक्वेट कर दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया, तो हमें चाहिए किसकी वैल्यू एस की वैल्यू, तो एस किसके बराबर होगा दैट इज 1.22 लैम्बडा बाय डी गुणा में आर। डी की वैल्यू आपको 10 और आर की वैल्यू कितनी दे रखी 1 किलोमीटर, ठीक है, समझ आ गई बात। यहां पे हमें बेसिकली एक ही बात करनी है कि हमें थीटा चाहिए, और थीटा कहां से आता है 1.22 लैम्बडा बाय डी, ये कौन है ये एंगुलर रिजोल्यूशन है किसका टेलीस्कोप का, और बात किसकी चल रही है टेलीस्कोप की बात चल रही। आगे 43, द डायमीटर ऑफ ह्यूमन आई इज 2 mm, उसका डायमीटर कितना दे रखा है दैट इज 2 mm के बराबर। व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट टू रिजोल्व दैम, फिर से एक पॉइंट ये रहा एक पॉइंट रहा, दोनों पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या एस, ये है इस प्रकार, फिर से एंगल कौन थीटा और ये कौन आर के बराबर, विच आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस 50 मीटर फ्रॉम आई, ये कितने आर के ऊपर प्रेजेंट है दैट इज 50 मीटर पे, वेवलेंथ कितनी है 5000 एंगस्ट्रॉम है। फिर हमने आई की बात कर ली, अब आई की हमने बात कर ली तो सबसे पहले हमें यहां पे क्या निकालना पड़ेगा थीटा निकालना पड़ेगा। अब हमें थीटा निकालने के लिए किसके बराबर यूज होगा दैट इज डी बाय में लैम्बडा के बराबर, ठीक है, दैट इज डी बाय में लैम्बडा। हमने यहां से क्या निकालना पड़ेगा थीटा, ये थीटा एक बार आ गया तो ये कौन आ गया ये भाई ये उल्टा लिख दिया हमने, यहां से इसको उल्टा लिख दिया, कैसे, हमने थीटा की वैल्यू को क्या बताया था दैट इज 1.22 लैम्बडा बाय डी के बराबर, देखिए ये रहा 1.22 लैम्बडा बाय डी, डायमीटर कैपिटल डी लिख लो या स्मॉल डी लिख लो, यहां कैपिटल डी लिख लो। जब हम इस थीटा को निकाल रहे हैं पर आई के लिए यूज कर रहे हैं आई, तो उसके लिए हो जाता है लैम्बडा बाय में डी, ये 1.22 का फैक्टर केवल टेलीस्कोप के लिए लागू होता है, 1.22 का फैक्टर किसके लिए है टेलीस्कोप के लिए, और थीटा एंगुलर रिजोल्यूशन याद कीजिए एंगुलर रिजोल्यूशन लैम्बडा बाय डी के बराबर, लैम्बडा की वैल्यू 5000 और ये, अब यहां पे देखिए थीटा किसके बराबर होगा दैट इज आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, एस की वैल्यू निकालनी, ये भी थीटा ये भी थीटा, तो एस बाय में आर इज इक्वल टू लैम्बडा बाय में डी डायमीटर, तो एस किसके बराबर होगा लैम्बडा बाय डी इंटू आर, और आर की वैल्यू कितनी है 50, डी की वैल्यू कितनी है 2 mm, लैम्बडा कितना 5000 एंगस्ट्रॉम, सोल्व करके उत्तर निकालो। अब आपको दो तीन बातों में पजल नहीं होना, मैं अभी आपको लिख देता हूं यहां पे। अगर आप बात करते हो रिजोल्विंग पावर की तो कितनी होती है
दैट इज डी डिवाइडेड बाय में 1.22 लैम्डा। अगर आप बात करते हो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जिसको कहते हैं थीटा, वो हो जाएगा 1.22 लैम्डा बाय डी उल्टा। ये दोनों बातें किसके लिए? टेलीस्कोप के लिए। माइक्रोस्कोप के लिए बात करेंगे तो उसकी जो रिजोल्विंग पावर है वो होती है 2 म्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा, और इसकी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन या थीटा की बात करोगे तो उल्टा कर दो, दैट इज लैम्डा बाय में 2 म्यू साइन थीटा। इस प्रकार से ये सारी बातें याद रखना। एंगल आर्क अपॉन रेडियस होता है आपको पता है, इस प्रकार से आपको यूज करना। और थीटा हमने यहां पे ये टेलीस्कोप के लिए लिखा था। कोई बच्चा ये सोच रहा 1.22 क्यों नहीं आया? क्योंकि आई की बात कर रही है, वो टेलीस्कोप के लिए लागू होता है, वो होता लैम्डा बाय डी। जैसे आपको पढ़ाया गया होगा थीटा ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। अगर साइन थीटा निकालूंगा तो किसके बराबर? लैम्डा बाय ए। अगर ये एंगल स्मॉल है तो थीटा किसके बराबर? लैम्डा बाय ए के। वही तो यूज किया, क्योंकि यहां पे कहीं पे भी टेलीस्कोप वर्ड का यूज नहीं हुआ, यहां पे टेलीस्कोप वर्ड का यूज हुआ है तो इसलिए ये फार्मूला यूज किया गया है। रे ऑप्टिक्स इज वैलिड व्हेन कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन आर मच लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। याद रखना, जब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ ऑफ लाइट से बहुत ज्यादा होंगे तभी रे ऑप्टिक्स वैलिड होती है, इस बात को याद रख लेना। द ब्रिस्टर एंगल फॉर आई फॉर एन ए इंटरफेरेंस म्यू इज इक्वल टू में टेन थीटा, सॉरी ब्रिस्टर एंगल को आई से लिख रहा अभी, तो यहां पे हो जाएगा टेन थीटा आई बी, ये ब्रिस्टर एंगल होता है। ठीक है, नीट 2000 में पूछा इसकी वैल्यू क्या है। अब टेन थीटा आई बी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम की 1 भी है और किसी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है? इन्फिनिटी भी है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से लेके कहां तक वेरी कर रही है? इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये एंगल अब किस पे डिपेंड कर रहा है? म्यू पे। और म्यू की वैल्यू कहां से कहां जा रही है? 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अब एक वैल्यू म्यू की कब होगी? जब आई बी 10 आई बी 10 आई बी 10 कितना होगा? 45 डिग्री, क्योंकि 10 45 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो नीचे का एंगल कितना हो गया? 45 इंटू म्यू। अब इन्फिनिटी कब होगा? जब 90 डिग्री होगा, क्योंकि साइन बाय कोस, साइन 90 की वैल्यू 0 और कोस साइन 90 की वैल्यू 1, क्योंकि 10 90 रखोगे तो 10 90 की वैल्यू किसके बराबर होती है? इन्फिनिटी के बराबर। तो दूसरा एंगल कितना हो गया? 90। तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आई की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी? 45 से 90 के बीच, दैट इज 45 टू 90 डिग्री। यहां पे बीच में दिखना रह गया आई, तो 45 डिग्री टू 90 डिग्री तक। क्यों ऐसा क्यों हुआ? मैं फिर से समझा रहा हूं, क्योंकि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 भी है और इन्फिनिटी, इन दोनों के बीच वेरी करता है। म्यू की वैल्यू 1 कब आएगी? जब एंगल 45 होगा, तो नीचे वाला 45। म्यू की वैल्यू इन्फिनिटी कब आएगी? जब एंगल 90 होगा, तो ऊपर की वैल्यू 90। Unpolarized light is incident from air on a plane surface of material of refractive index mu। एक अनपोलराइज्ड लाइट है। अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब है जिसके जो वाइब्रेशंस है एक से ज्यादा डायरेक्शन में हो। एट पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस इट इज फाउंड दैट रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। जैसे ही एक मीडियम के ऊपर एक लाइट आके फॉल्स हुई तो एक पार्ट तो रिफ्लेक्ट कर गया और एक पार्ट रिफ्रैक्ट कर गया, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के ऊपर है, ऐसे बोला है। तो अब कौन सी स्टेटमेंट सही है? रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विद इट्स इलेक्ट्रिक वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। Refracted light is polarized with electric vector perpendicular to plane of incidence। I is equal to में sin inverse 1 by mu, I is equal to tan inverse 1 by mu। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता है tan I किसके बराबर होता है? म्यू के बराबर होता, तो 1 by mu नहीं, म्यू के बराबर होता तो सही होता। साइन इनवर्स की वैल्यू ये भी गलत है। अब रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज तो है, जो आपकी ये रिफ्लेक्टेड लाइट है इसको आपने रिफ्लेक्टेड लाइट बोला है और उसको अपने वो बोला, तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट है ये आपकी क्या है? पोलराइज तो है, पर इसमें आपका जो फेस है वो परपेंडिकुलर होगा इंसिडेंस के, पैरेलल नहीं होगा। पैरेलल वाला ऑप्शन गलत है, किसके होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। टू पोलराइज्ड लाइट P1 एंड P2 आर प्लेस्ड विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। टू पोलरॉइड्स, एक ये रहा P1 और दूसरा P2, दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। इस प्रकार अनपोलराइज्ड लाइट I इज इंसिडेंट ऑन P1, यहां से एक अनपोलराइज्ड लाइट जिसकी इंटेंसिटी I है वो P1 के ऊपर फॉल्स हुई। ए थर्ड पोलरॉइड P3, तीसरा पोलरॉइड P3 इज केप्ट इन बिटवीन P1 एंड P2, किसके बीच में रख दिया? P1 एंड P2, सच दैट एक्सिस मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद P1। इस प्रकार से रखा गया है, इस प्रकार से रखा गया कि ये इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाए? 45। तो इसके साथ भी तो 45 बनाएगी,
दोनों के साथ ही 45 बनाएगी, इसके साथ भी इसके साथ भी, क्योंकि एंगल तो सिमेट्रिकल बनेगा। द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम फ्रॉम P3 आना चाहिए, सॉरी P2, इससे P2 से पूछा गया। देखिए यहां से इंटेंसिटी गई, अब इंटेंसिटी क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट। अब अनपोलराइज्ड लाइट में दो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मान लिया जाए अनपोलराइज्ड है, तो अनपोलराइज्ड में एक वाइब्रेशन ऐसी हो रही है ऊपर नीचे, और एक वाइब्रेशन हो रही है ऐसे अंदर बाहर, और एक ऊपर नीचे। दो वाइब्रेशन होगी ना, एक तो हो गई ऊपर नीचे, एक अंदर बाहर। तो टोटल इंटेंसिटी क्या, आई के बराबर। जब पहली पोलराइड से निकलेगा तो इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आधी। क्यों आधी हो जाएगी, क्योंकि ये पोलराइड इस लाइट को पोलराइज कर देगा। जहां भी लाइट पोलराइज होगी मतलब अब उसकी वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में। अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड लाइट में क्या डिफरेंस होता है, अनपोलराइज्ड वो है जिसकी जो है वाइब्रेशन एक से ज्यादा में है। अब इसकी दो डायरेक्शन में थी, जैसे इस पोलराइड से निकला तो इसकी वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में बची, तो इसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, आधी होगी, दैट इज I0/2। अब लॉ ऑफ मोल्स निकालेंगे तो दैट इज I इज इक्वल टू I0 कोस स्क्वायर थीटा। ये लॉ ऑफ मोल्स होता है, आपको पता होना चाहिए। अब ये इंटेंसिटी कितनी बन चुकी है, I0/2। अब इस P3 से निकलेगी, कितने का एंगल है, 45 डिग्री का, तो कोस 45 क्या होता है, 1/√2, उसका स्क्वायर करोगे तो 1/2, I0/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा I0/4, प्लस नहीं मतलब मल्टीप्लाई, I0/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो I0/4। फिर इससे निकलेगी बाहर, इसके साथ भी कितने का एंगल है, 45 डिग्री का, तो फिर से लगा दो लॉ ऑफ मोल्स, I0/4 और फिर से कोस स्क्वायर 45 डिग्री, तो फिर से 1/2 और ये, तो कितना हो जाएगा, I0/8 के बराबर उत्तर। तो उत्तर हो जाएगा I0/8। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, अनपोलराइज्ड लाइट एक से ज्यादा डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है, जैसे ऊपर नीचे आगे पीछे, दो वाइब्रेशंस थी। जैसे इस पोलरॉइड्स में से निकली तो एक वाइब्रेशन खत्म कर दी, कितनी वाइब्रेशन बची, एक। टोटल की इंटेंसिटी आधी थी, एक थी, तो उसमें से आधी वाइब्रेशन खत्म, आधी बची, उसकी इंटेंसिटी होगी I0/2। फिर आपने लगा दिया कौन, लॉ ऑफ मोल्स, दैट इज I इज इक्वल टू I0 कोस स्क्वायर थीटा। ये लॉ ऑफ मोल्स होता है, I0/2 कोस स्क्वायर 45, I0/4 होगी। मतलब इससे निकलते इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, I0/4। फिर ये इससे निकलेगी, फिर आधी हो जाएगी, I0²/8 हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग फिनोमिना नॉट कॉमन फॉर साउंड, इंटरफेरेंस होता है, कोहेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन होता, पर पोलराइजेशन नहीं होता। शुरू में ही बताया था क्यों नहीं होता, क्योंकि ये साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल होती है, इसलिए इसमें कोई पोलराइजेशन का प्रावधान नहीं है। ए पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ इंटरफेरेंस, कोहेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये साउंड वेव्स की बातें कर रहा, वही क्वेश्चन है ये, सेम क्वेश्चन था बस ये भाई। तो आज के लिए ये सब हो गया, इसमें सब वेव ऑप्टिक्स आपकी 45 ईयर्स के जो क्वेश्चन है वो आ चुके हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।